आप लोगों को एक चीज पता लग गई होगी कि हम किसी से कम नहीं। ये आप मान रहे हो कि आप सीए से कम हो, आप मान रहे हो, मैं नहीं मान रहा। मैं तो ये मान रहा हूं जो बच्चा बीकॉम कर रहा है ना, वो भी द बेस्ट चीज कर रहा है। आई एम द बेस्ट। बात समझ में आ रही है? तो जो चीज आप कर रहे हैं, आपके लिए वो चीज क्या है, बेस्ट होनी चाहिए। और कोई किसी से कम और छोटा बड़ा नहीं होता किसी भी चीज के अंदर। एक छोटा बच्चा भी हमें सिखाता है, पता है क्या? पेशेंस लेवल। आप कभी देखो छोटे बच्चे को कंट्रोल करके, 2 मिनट में आपका पेशेंस छीन लेगा, गुस्सा आ जाएगा आपको। हम भी कभी बच्चे थे। बात को समझ में आ रही नहीं आ रही है? जो आप कर रहे हो वो चीज सबसे बड़ी है। अच्छा, दूसरा हम ये सोच लेते हैं, अरे चार्टेड अकाउंटेंट है तो टैक्सेशन जानता है, सीएस है तो लॉ जानता है, तो सीए में क्या जानता है? तो आज आपको मैं बता दूं बिल्कुल प्रूफ वाली बात, एविडेंस वाली बात, जो मैंने बच्चों को बताई भी फर्स्ट डे। मेरी साली भाई सीएम है, मेरा साडू भी सीएम है। और ये नहीं कि आज के बने सीएम है, 18 साल हो गए उनको भी बने हुए। और दोनों में से आज, और दोनों सरकारी नौकरी कर रहे हैं। साली एनटीपीसी में और साडू भी एम्बेसी में अभी नेपाल में गया हुआ है। और दोनों में से कोई भी कॉस्टिंग का काम नहीं कर रहा। आप मार्केट सर्वे करो, मार्केट सर्वे। और मार्केट सर्वे ये नहीं है गूगल उठा लिया आपने, क्योंकि इस गूगल में तो क्या है, जो इंफॉर्मेशन डली है बस वही है। जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग सीएमए हैं, क्योंकि देखो आप सीएमए कर रहे हो, तो जो बंदा सीएमए है उससे मिलो। ये नहीं जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे नहीं मिलना है, जो जॉब में है। और कैसी जॉब? अच्छी प्रोफाइल की जॉब। ये नहीं खुद धक्के खा रहा है। आप समझ गए ना? देखो जो बंदा खुद धक्के खा रहा है ना लाइफ में, वो तुम्हें भी धक्के ही खिलवाएगा। अगर आप मुकेश अंबानी के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, उसकी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको नहीं लग रहा कि आपका भी एक थॉट ऑफ माइंड भी कुछ ना कुछ वैसा होने लग जाएगा? क्योंकि जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं, हमारा थॉट ऑफ माइंड भी वैसा हो जाता है। तो मैंने एक चीज क्लास में सभी को बोली है कि बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा पॉजिटिव रहना है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं बातें, आपने सुना। अच्छा, वो काम क्या करते हैं? साली क्या काम करती है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का काम करती है। क्योंकि बच्चे को ये भी नहीं पता होता सीएमए है, चलो कॉस्टिंग का काम। चलो अच्छा सर, वो कॉस्टिंग नहीं कर रही तो करती क्या है फिर? वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का काम करती है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट समझते हो ना? तो कंपनी में डे टू डे क्या है, पैसे आते भी है, खर्च भी होते हैं। और टैक्सेशन का काम करती है। अगर आपको केवल कॉस्टिंग का ही काम करना होता ना, तो आपको बस कॉस्टिंग पढ़ाते, आपको टैक्सेशन पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। और आज आपको पता होगा, कहीं भी चले जाओ, ये तो अभी बजट आया है, वैसे भी कहीं चले जाओ, हर आदमी टैक्सेशन की बात करता है, क्योंकि हर जगह इनकम की बात होती है। सेक्शन है अभी इस बजट का 142(2)(a), लिख लेना अपने लिए, आप ही के लोगों के लिए। इन्वेंट्री ऑडिट। क्या बोला? इन्वेंट्री ऑडिट कौन करेगा? सीएम। सरकार ने बोल दिया है, निर्मला सीतारमण जी ने बोल दिया है कि सेक्शन 142, हाँ जी, इसको कैसे पढ़ेंगे? सेक्शन 142, आगे क्या पढ़ेंगे? वेरी गुड, सब सेक्शन 2A। और इसमें क्या लिख दिया है कि जो इन्वेंट्री ऑडिट है, इन्वेंट्री तो आप समझ ही गए, अभी कॉस्टिंग चिल्ला रहे थे आप, समझ गए ना इन्वेंट्री? तो स्टॉक की जो ऑडिट करेगा वो कौन करेगा? सीएमए। और इसका पैसा कौन देगी? तुम तो सीएमए हो, तुम ऑडिट कर रहे हो, तुम्हें बता दिया कि भैया ये 4 कंपनी ऑडिट करनी है। कौन बताएगा? सरकार, गवर्नमेंट बोलेगी। किसको बोलेगी? सीएमए को, कि तुझे इन 4 कंपनी की ऑडिट करनी है, पैसा हम देंगे, पैसा हम देंगे। हमें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इन्वेंट्री के अंदर जो वैल्यूएशन की है वो गलत कर रखी है। और क्या इन्वेंट्री गलत वैल्यूएशन करने से प्रॉफिट्स गलत हो जाते? नहीं हो जाते? समझ गए? सारा खेल कॉस्टिंग का है। और अब आपके हाथ में वो सरकार ने तलवार दे दी है। तो जिसे झांसी की रानी बनना है, ठीक है, वो बन सकता है। और लड़कों में जो भी है, टीपू सुल्तान जो भी बनना है, मतलब बन लो, जो भी खतरनाक आदमी रहा हो, ठीक है ना?
खिलजी उलजी है, आगे बात समझ में, जो तुम्हें बनना हो बन लो। तो प्लीज अपने प्रोफेशन को किसी से कम ना आके, दूसरी बात किसी प्रोफेशन से ये ना वो करे जो मैंने अभी बताया कि सीए है तो टैक्सेशन। हरीश साल्वेंकी नाम सुना है? पहले आपने राम जेठमलानी का नाम सुना होगा, इंडिया का सबसे बड़ा एडवोकेट, आज तो मर गया बेचारा, 98 की एज में मर गया, 94 की एज में चला गया। राम जेठमलानी नाम सुना होगा आप लोगों ने, और अगर नहीं सुना तो आप डाल लेना। और आज की डेट में हरीश साल्वेंकी, ही इज अ चार्टेड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, बट सीए का कोई काम नहीं करता, क्योंकि उसने क्या है, एलएलबी भी कर रखी है, एडवोकेट भी है। सारा काम किसका कर रहा है? एडवोकेट का। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीए किया, सीएस किया, सीएमए भी कर लिया। आपके सामने देख लो, भगवान लाल सर टैक्सेशन का काम कर रहे हैं। क्यों? आप समझ रहे हो ना, करने को तो बंदा कर सकता है ना भाई, कोई भाई तीनों डिग्रियां ले रखी है, बंदा कोई भी काम कर सकता है। टैक्सेशन एक सब्जेक्ट ही, एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, डेली पढ़ना है भाई इसमें। जब बंदा मरेगा ना तब भी पढ़ के ही मरा होगा, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। यहां हम डेली पढ़ेंगे तो प्रोफेशन से नहीं होगा कि सीए होगा तो टैक्स, आप समझ गए? तो हमारे तो सर ने तीनों डिग्री ले रखी है, तो जरूरी नहीं है कि सीए होगा तो टैक्सेशन का काम कर रहा होगा, कॉस्टिंग का कर सकता है। सर का फेवरेट सब्जेक्ट ही कॉस्टिंग है। कोई अमेंडमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, जब तक पढ़ाएंगे कोई चेंजेस नहीं। बात समझ में आ रही है? पर जो आप ऑडिटिंग करेंगे उसके अंदर चेंजेस आएंगे, तो वो चेंजेस तो आपको सीखने। सीएस का काम लॉ का है, पर आज आपको बता देता हूं सीएस का काम क्या बोला, ये लोगों ने, ये बच्चों ने और लोगों ने बनाया हुआ है कि सीए है टैक्सेशन का काम है। तो आप देख रहे हो ना, कई लोग सीए में टैक्सेशन का काम करते ही नहीं है, कई लोग अकाउंट्स ही कर रहे हैं, कई लोग कॉस्टिंग ही कर रहे हैं, वो टैक्सेशन कर ही नहीं रहे। और पैसा छाप रहे नहीं छाप रहे? छाप रहे हैं भाई साहब। पैसा छापना होगा ना, बंदा किसी में भी छाप लेगा, उसके अंदर उसका क्या होना चाहिए? टैलेंट होना चाहिए। उसके अंदर टैलेंट होगा तो उसके अंदर वो चाय बेच के पैसा छाप लेगा बंदा। अडानी देख लो, अभी तो बात कर ही नहीं सकते अडानी की, आपको पता ही है क्या चल रहा है आजकल। आ रही है कुछ बातें समझ में? मतलब बंदा कुछ भी करके पैसे छाप सकता है, अंदर क्या है? कैलिबर होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। आज आपको डिसाइड करना है ना, आप लोगों को डिसाइड करना है कि हमने फाउंडेशन तो पास कर ली है, पर ये टैग अपने आगे लगाना है, चाहे कुछ हो जाए। अच्छा, ये मैं लगवाऊंगा या आप लगाओगे? आप लगाएंगे अपने आप, क्योंकि पता है क्या है, मैं केवल एक जरिया हूं आपके लिए। बस मुझे तो आपको बस इस तरीके से तैयार करना है कि भाई चीजों के अंदर आपकी मास्टरी हो। कोई बंदा चाहे सीए मिले, फिर सीएस मिले, या सीएमए ही मिल जाए आपको। अब इतने सारे सीएमए हैं, सारे टैक्स के एक्सपर्ट हैं? नहीं है, मैं आपको खुलेआम बता रहा हूं। आप आजकल तो लेक्चर रिकॉर्ड होता है, आप ये लेक्चर क्वालिफाइड लोगों को दिखा सकते हैं कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, उसको खुद पता लग जाएगा भाई ये क्या पढ़ा रहा है ये। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, लोग ऐसे भी पढ़ाने लग जा रहे हैं। कुछ बातें समझ में आ रही हैं? तो आंख कान नाक खोल के, और प्लीज किसी प्रोफेशन से किसी को जज नहीं करना है। वो देखो ना, हम गलत कर रहे हैं। अच्छा, मैं किसी से मिला, मान लो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और मैंने उसको, मान लो आप में से किसी बच्चे को ऐसे ही जज कर लिया, कहीं पे खड़ा है वो, मान लो कोई आसपास सिगरेट की दुकान है या अल्कोहल की दुकान है, और उसके पास भी एक बोतल है। अच्छा, मान लो अल्कोहल की बोतल है उसके पास, और वो खड़ा है लेके, और मैंने जज कर लिया ये ड्रिंक करता है। पता लग रहा है कि उसकी सिस्टर की मैरिज है, उसके लिए उसने वो लिया हुआ है। हो सकता है, नहीं हो सकता? क्वाइट पॉसिबल। तो क्या हम ऐसे ही किसी को जज कर लें? नहीं। और जज करने वाले हम कौन हैं? ना हम सुप्रीम कोर्ट के जज है, ना हाई कोर्ट के। और आज के बाद अपने प्रोफेशन को देखो, मेरे को ना बड़ा हर्ट करता है अगर कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, अगर कोई अपने प्रोफेशन को कम माने। तो आज के बाद आपको अपने प्रोफेशन को कम नहीं मानना है। ना आप सीए से कम है, ना सीएस से कम है, जबकि मैं सीएस हूं, मैं सीधे बता रहा हूं। तो आप किसी से कम नहीं है, जो आप हैं वो सबसे बेस्ट है। आई एम द बेस्ट वाली कहानी है, बस सीधी सी बात है। हम कंपेयर ही क्यों कर रहे हैं किसी को? कुछ समझ रहे हो ना? हमें कंपेयर करने की जरूरत क्या है? अगर यार मुझे अपना एक्सपर्ट एरिया टैक्सेशन बनाना है तो मैं बनाऊंगा, मुझे कॉस्टिंग बनाना है तो मैं बनाऊंगा, मुझे क्या बोलते हैं लॉ का भी बनाना है तो मैं बनाऊंगा, और भी बहुत सारे एरिया होते हैं, अकाउंट का एरिया है वो भी बनाना है तो बनाऊंगा। बट एक चीज याद रखना,
कोई सा भी प्रोफेशन हो, आज की डेट में मैंडेटरी है कि आपको टैक्सेशन अपना एरिया बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह टैक्सेशन की बात है, हर जगह। पहले होता था, क्योंकि पहले चल जाती थी, आज इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही है क्योंकि मोदी जी बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं इसको। जहां पहले आपने सुना होगा आसपास 70 एयरपोर्ट होते थे, आज 143 एयरपोर्ट बन चुके हैं, और आने वाले टाइम पे पता नहीं कितने और बनने वाले हैं, मतलब 40 एयरपोर्ट का और इनका बजट है। तो आप समझ सकते हो 5 साल में 40 और बनेंगे तो क्या से क्या हो जाएगा। ये इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्री के अंदर क्या सीए, सीएस, सीएमए ये लोग काम नहीं करते होंगे? यस। अडानी की कंपनी में नहीं करते होंगे, रिलायंस में नहीं करते होंगे। इकोनॉमी कौन चला रहा है? हम ही लोग चला रहे हैं। हम हैं तो इकोनॉमी है, और इकोनॉमी है तो हमारा देश रहेगा। तो इसका मतलब समझ गए, हम नहीं तो इकोनॉमी नहीं, देश नहीं, कहानी खत्म। हमारे बिना कुछ नहीं होने वाला, फिर चाहे आप प्रोफेशन सीएमए के अंदर क्यों ना आए। तो अभी कोई भी आपको मिले तो उसको ये वाली चीज तो बतानी है कि यार इस बजट के अंदर हमारे लिए निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया है। कहां गया वो सेक्शन? दोबारा लिख देता हूं जिनको नहीं पता है, सेक्शन 142(2)(a). हाँ, ये इसी बार आया है। पहले सीए जो होता था बेटा यहाँ पे स्टैच्यूटरी ऑडिट करता था, वो आज भी करेगा अपनी स्टैच्यूटरी ऑडिट, पर जो इन्वेंट्री की ऑडिट है ना वो सीएमए करेगा। और पैसा कौन देगा? गवर्नमेंट। क्योंकि कौन करा रहा है? गवर्नमेंट करा रही। गवर्नमेंट क्यों करा रही है? उसको डाउट है कुछ इंडस्ट्री के ऊपर कि ये अपनी इन्वेंट्री वैल्यूएशन गलत रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं, और जब उसको डाउट है तो उनको पता है इंडस्ट्री में एक आदमी है जो एक्सपर्ट आदमी है, सीए भी नहीं है, सीएस भी नहीं है, कॉस्टिंग के लिए आपको देखो, आपने इसलिए तो हम ज्यादा ही वो, तो आप ही को एक्सपर्ट माना गया, केवल आप ही को दे दिया वो काम। जबकि केवल ऑडिट को बोल दे तो नाम से आ जाता है कि सीए, पर आ गई ना इन्वेंट्री ऑडिट, करके दिखा दे और कोई, सीएमए के अलावा और कोई करके दिखा दे। क्यों नहीं कर पा रहा कोई? लॉ में लिख दिया। ऐसे ही आपने सुना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो केएमपी होता है। केएमपी क्या होता है? की मैनेजरियल पर्सन, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का राइट हैंड है कंपनी सेक्रेटरी। अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, अगर अदरवाइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है। तो आपको नहीं लग रहा अगर किसी चीज के लिए कंपनी सेक्रेटरी को इतना बड़ा दर्जा मिल रहा है कि की मैनेजरियल पर्सन का, तो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं होंगी? कंपनी सेक्रेटरी को खुद ही नहीं पता मुझे क्या कंप्लाइंस करने होते हैं, तो बड़ा बुरा लगता है ना। एक बार बताओ, आप कल डिग्री ले ली सीएमए की और आप कह रहे हो मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, सीए की डिग्री है, सीएस की डिग्री, आप कह रहे हो मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, तो दूसरे लोगों को कितना बुरा लगेगा कि यार बताओ, प्रोफेशनल होके जॉब नहीं मिल रही, हम एमबीए वाले इससे सही है, जिन्होंने अपनी रातें काली नहीं की, दिवाली होली नहीं छोड़ी, बर्थडे नहीं छोड़े, फरवरी का महीना भूल गए थे। एक ही चीज को बस किया है, वो इसी की पूजा की है बस, सरस्वती की, और किसी की पूजा ही नहीं की हमने। और है ही, आप बिलीव नहीं करोगे, बजट आया, मैं रात को कल 2:30 बजे सोया हूं, क्योंकि मैं भाई टैक्स पढ़ाता हूं और मैं लोगों से मिलता हूं कॉर्पोरेट में, तो मेरे को तो कोई भी पकड़ लेगा, सर ये सेक्शन बताओ क्या हुआ। पता लग रहा है जो उसने सेक्शन पूछा वो अमेंड ही नहीं हुआ है, और मैं उसको बोल रहा हूं अमेंडमेंट आ गई। और अगर 4 लोगों से और बात कर ली तो उसको पता नहीं लग जाएगा नेगी सर को कुछ नहीं आता है। कल मेरे स्टूडेंट बजट में गए थे, मैं लेके गया था, मैंने बताया था ना सेमिनार में, आप लोगों को इसलिए नहीं लेके गया, अरे नया नया बैच है तो बच्चा अपनी पढ़ाई कर ले, वो ज्यादा अच्छा। अगले साल भी तो आएगा बजट, फिर ले जाऊंगा। तो वहां कुछ लोग मिले जो मेरे से मिलने आ रहे थे, कुछ ऐसे भी लोग मिले कि सर हम आपसे पढ़ के आज प्रोफेशनल बन गए, क्वालिफाई कर गए, और मेरे स्टूडेंट यहीं के टॉपर्स के, मतलब कोई बातें हवा में नहीं कर रहा मैं, 1-2 बच्चों को भी बुला लूंगा बीच में, तो अब उनको मेरी इंपॉर्टेंस पता लग गई कि यार हाँ, मतलब हम, क्योंकि हमें बाहर जाके पता लग रहा है ना, जब हमसे कोई बंदा मिलने आ रहा है, वहां पे सारे ही क्या है, 1000 से ज्यादा वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए आ रखे हैं। हम तो अपना खड़े ना, लोग अब खुद ही आ रहे हैं हमसे मिलने। भाई आप काम ऐसा करो कि लोग आपका नंबर मांगना स्टार्ट कर दें, हाँ भाई नंबर दो अपना, क्योंकि आपके और आपकी ना आंखों में सब में दिख रहा है कि भाई वो है जुनून, पर इस आग में तेल मुझे ही डालना है।
और वो तभी डलेगा जब ये डे वन, सच बता रहा हूं, जो डे वन में जो आपकी आंखों में जोश है ना, जो आप जिस तरीके से मुझे सुन रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये 90 प्लस तो कर ही लेंगे भाई अचीव, और 1 लाख ले जाएंगे बिल्कुल। और एक कहते हैं नॉन कॉम्पिटेंट फीस, समझते हो नॉन कॉम्पिटेंट फीस क्या होती है? जैसे आप सीएमए बने, ठीक है, किसी मान लो मुकेश अंबानी की कंपनी में, रिलायंस में लग गए आप, तो रिलायंस की कंपनी कहेगी नॉन कॉम्पिटेंट कि सर आपको बाहर प्रैक्टिस नहीं करनी है, बाहर किसी को एडवाइस भी नहीं देनी है, कुछ काम नहीं करना बाहर। जैसे डॉक्टर नहीं करते हैं, अपोलो हॉस्पिटल का डॉक्टर है, शाम को अपना क्लिनिक खोला हुआ है, असली में मैडम से शादी कर ली, मैडम गाई ने है, डॉक्टर जी मूवी तो देखी होगी आपने, आ गई बात समझ में? तो ऐसा ये लोग कर लेते हैं, खुद तो करते नहीं है, अपनी वाइफ के नाम से वो क्लिनिक खोल लिया और बैठा अंदर, खुद वो बुढ़ा बैठा हुआ अंदर। अदरवाइज मत लेना, ये देखो हम एकेडमिक है तो कुछ एंटरटेनमेंट के लिए वर्डिंग बोलनी पड़ती है, कुछ बातें समझ में आ रही है, ऐसे करते हैं। तो भाई 90 प्लस लिया होगे तो मेरे लिए तो क्या हो जाएगा, नॉन कॉम्पिटेंट फीस हो जाएगी, फिर मेरे से तो कोई कंपटीशन करेगा नहीं ना। एक बार बताओ, सभी के 90 प्लस आ गए तो किसी को बताने की, लक्ष्मी नगर में कोई बंदा टैक्सेशन कहीं नहीं पड़ेगा, सब यहीं आ जाएंगे, बोले कहीं जाना ही नहीं है, सच्चाई है ये। फिर टीचरों के फोन आ जाएंगे मुझे, सर आप रहने दो, हमें भी अपना घर चलाना है और आप जाओ कहीं पहाड़ उड़ में, क्योंकि आपने अगला बैच भी पढ़ा दिया तो बस कहानी खत्म हो जाएगी। मैं कह रहा हूं ऐसा कर ही देते हैं। क्या करना है, मुझे पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, रातें काली करनी, आ गई बात समझ? बस फिर रिजल्ट के दिन देखो, एक अलग ही रात होगी बेटा, ठीक है ना, बहुत ही अलग। और पता हो रिजल्ट के दिन जो आपके आंखों में, आपको पता है क्या आ रहे होंगे? आंसू। क्योंकि जब बहुत मेहनत के बाद और फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा ग्रुप निकलेगा ना, तो एक मतलब कुछ सेकंड्स के लिए आप ऐसे हो जाओगे कि मतलब क्या हो गया ये लाइफ में भाई साहब। और फिर वो खुशी तो रुकनी नहीं है, आपको पता ही है। चलो एनी हाउ करें स्टार्ट हम लोग। तो बहुत अच्छे नोट के साथ अच्छा लगा मुझे। कोई भी बात है मेरे साथ शेयर किया करो, कान मेरे बड़े तेज हैं वैसे, ठीक है, मेरी वाइफ भी कहती है। एडेप्टर ला के दिया नहीं उसने। और ये मोबाइल सबसे खतरनाक चीज है, क्लास में आते ही इसको साइलेंट मोड पे डाल दे, मैं भी डाल देता हूं। 2 ही लोगों का कॉल उठाता हूं क्लास में, एक वाइफ का हो गया और एक हमारे स्टूडेंट्स का। क्योंकि क्या होता है, कई बार स्टूडेंट कहीं रास्ते में फंसा है, कुछ है, मेरे को फोन कर देता है, सर मैं इस वजह से क्लास में लेट हो गया हूँ, और सर आपकी क्लास तो ऑनलाइन चल रही है, ऑनलाइन मैं देख भी रहा हूँ। मैं 2 ही लोगों का फोन उठाता हूँ बस क्लास में, उसके अलावा तीसरा कोई है ही नहीं। आगे जी बात समझ में? आपको किसी का नहीं उठाना है। सर पेरेंट्स का आ जाए तो भी मत उठाओ, उनको पता ही तो है क्लास ही तो आया है, क्लास के बाद उठा लेना, आधे घंटे में क्या हो जाएगा। और मैंने आपको बता रखा है, मैंने ये सीएमए के नोट्स बनाए हुए हैं, ये मेरे ब्रह्मास्त्र बने हुए हैं और आपको नेक्स्ट वीक में मिल जाएंगे ये। हाँ, जब तक कोई इतनी मारा मारी नहीं है। नेक्स्ट वीक का मतलब आप तो गया मंडे, आज फ्राइडे ही तो है, बस आ गया मंडे, मंडे को मिल जाएंगे, ठीक है ना। और ये डायरेक्ट टैक्सेशन का मैंने क्या, ये तो मतलब इसमें सीएस लिखा हुआ था, एक सीएमए का आएगा इसके अंदर। मैंने क्या किया, जैसे ये आपको दिख रहा होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। और कितने पेजेस की किताब होगी ये? 307 पेजेस की किताब। तो मैं आपको क्या प्रोवाइड करवाने वाला हूं, एक तो आपके इंस्टीट्यूट का खुद का मॉड्यूल है, अगर आप देखोगे तो सीएमए इंस्टीट्यूट का खुद का मॉड्यूल है, जो कि आपको सीएमए में रजिस्ट्रेशन कराने के कुछ टाइम के बाद मिल जाएगा। जिसने नहीं देखा है, ये रहा वो मॉड्यूल, पहला पेज निकालते हैं इसका। ये मॉड्यूल है अपना डायरेक्ट टैक्स का सॉरी, और हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी है।
2 पार्ट में आप सबको पता होगा। 50 नंबर बेटा डायरेक्ट टैक्सेशन और 50 नंबर इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है, तो एक तो हमें अपना मॉड्यूल पढ़ना है क्योंकि मॉड्यूल से बाहर कुछ नहीं आता है। दूसरा, मैं आपको 2 ब्रह्मास्त्र दूंगा। एक ब्रह्मास्त्र के अंदर क्या होंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं, जो कि 307 पेजेस की किताब है। अच्छा, इट इज ओनली अ डायरेक्ट टैक्सेशन, वो ओनली डायरेक्ट टैक्स की है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स की अलग दूंगा। तो एक डायरेक्ट टैक्स का ब्रह्मास्त्र और एक इनडायरेक्ट टैक्स का, और एक ब्रह्मास्त्र का हिस्सा आप बनाएंगे। तीनों हिस्से बनने के बाद तो क्या हो जाएगा आपको पता ही है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्टली वी आर जंपिंग ऑन अवर टॉपिक। और टुडे हमारा जो आज का टॉपिक है, पहले का रिपीट करना है कि मैंने क्या क्या करा दिया। अगर मोटा मोटा मैं बोल दूं मैंने क्या क्या करा दिया। मैंने बेसिक में बच्चों को इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन वर्ड्स का मतलब बता दिया बच्चों को। अब बच्चे कह रहे हैं सर हमारी जो क्लास छूट गई है उसका क्या होगा। तो बेटा मैंने इनको बोला भी था कि मेरा लेक्चर आप पब्लिक डाल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग के भाई 3-4 लेक्चर के 8-10 लेक्चर भी डाल दो बच्चों के बेनिफिट के लिए, जिससे कि ऐसा ना हो कि बच्चा ऐप पे देख रहा है और ऐप पे उसे मिल नहीं रहा लेक्चर। तो मेरे ख्याल से पहला लेक्चर ही पब्लिक था, दूसरा किया नहीं पब्लिक। तो ये बच्चे क्लास के बाद मेरा नंबर ले लेंगे, ठीक है, और उसकी गाइडेंस मैं आपको दे दूंगा कि वो बैकअप लेक्चर आपको कैसे मिलेंगे। तो जब आप मंडे को आएंगे तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं लिए वो देख के आएंगे वो लेक्चर, जिससे कि आपका बेस सॉलिड हो जाएगा। क्योंकि जब तक बेस अच्छा नहीं होगा हम आगे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और टैक्सेशन आपको पता ही लग गया कि कैसा सब्जेक्ट है। क्वालिफाइड लोगों से पूछ लो तो वो इस सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट्स नहीं है। एक्सपर्ट तो मैं भी नहीं हूं, एक्सपर्ट तो बन भी नहीं सकता कोई सब्जेक्ट के अंदर। क्यों? हर साल अमेंडमेंट आती है, तो अमेंडमेंट के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। ठीक है, फिर जब तक वो आप सारी अमेंडमेंट ढंग से सीख जाओगे, सब कुछ कर लोगे, फिर एक साल फिर दोबारा आ जाएगा, फिर अमेंडमेंट डाल देंगे। साल के बीच में चेंजेस कर देते हैं और ऐसे ऐसे चेंजेस करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे चेंजेस कर देते हैं। तो पहला पार्ट हम लोगों ने क्या किया था कि ये जो इनकम टैक्स एक्ट लिखा हुआ है इसको खोला था पूरा, एक एक वर्ड को खोला था कि इनकम टैक्स किसके ऊपर है, इनकम के ऊपर। कौन सी इनकम? बोथ, चाहे लीगल हो चाहे बेटा इलीगल हो, चाहे स्मगलिंग करके पैसा कमाया हो या किसी को मार के पैसा कमाया हो, ठीक है, उसके ऊपर भी इनकम वाला इनकम टैक्स लेता है। अच्छा, इस बार का जो बजट है वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो बजट है ये 2023 है और हमारा जो एग्जाम है वो दिसंबर में 2022। जून वाला कौन बैठा है? अच्छा, इंटर 1 का जून में दोगे? बोथ ग्रुप तो दिसंबर में ही दोगे भाई। बोथ ही देने हैं, देखो सही गाइडेंस भी बहुत जरूरी है। बोथ ही देने, बोथ देने का बेनिफिट है। आगे बात समझ में, बोथ ग्रुप देने, चक दे फट्टे। तो भाई मैं मान के चल रहा हूं दिसंबर 2022। सीएमए के तो 2 बैच में ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं जिसके जून में पेपर है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो हमने तो ये बैच ही इसलिए बनाया है सेपरेट कि भाई एक अलग ही बैच होगा, इसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि मैं कुछ बोल रहा हूं 2 बच्चे कहे हाँ जी हमें पता लग गया क्या बोल रहे हो, क्योंकि हमारा तो पेपर जून में है। भाई एक उसमें फ्लो होगा ना। तो यही तो कहानी है लक्ष्मी नगर में, क्या है, सबको एक साथ बैठा देते, ले भाई सीए भी बैठा है उधर, उसका मई अटेम्प्ट चल रहा है, किसी का जून चल रहा है। ऐसे नहीं होता ना यार। अब आप सारे क्या हो, एक फुटिंग पे बैठे हो। कोई ऐसा नहीं कह सकता मैंने पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तभी तो पढ़ने का मजा है। पर अब जैसे जो बच्चा क्लासें छोड़ेगा, पता लग रहा है 1 महीने बाद आए, कहे जी मेरे लिए नया बैच चाहिए, तेरे लिए कहां से बनेगा नया बैच? भाई उसे तो इसी बैच में, तो वो सफर करेगा। देखा जाए तो आपने सही टाइम पे बैच ज्वाइन कर लिया। तो जो भी बच्चे लेट हो रहे हैं, अब देखो अदरवाइज मत लेना, जितने भी बच्चे लेट हुए, 2 क्लास छूटी है तो अभी इतना कुछ नहीं छूटा। पर अगर बेटा 8-10 दिन क्या और लेट कर देते और क्लासें छूट जाती, फिर आपको सफर करना पड़ जाता। ठीक है, क्लासें बिल्कुल नहीं छोड़नी है, बाकी इनसे लेना है। तो इनकम टैक्स किसके ऊपर है? लीगल इनकम के ऊपर भी और इलीगल इनकम के ऊपर भी। और टैक्स वर्ड का क्या मतलब है?
इनको बताया था लैटिन में टैक्सो बोलते हैं, और टैक्सो का मतलब होता है रेट ऑफ टैक्स। तो ये याद रखना सारे बच्चे, इस बजट का आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। जिसे जून में देना है 2023 उसको लेना देना है, जिसे दिसंबर 2023 देना है उसको लेना देना है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो बजट है वो वाला बजट 2022 है। एक साल भाई इसलिए पीछे रखते हैं क्योंकि अभी एप्लीकेबल भी कहां हुआ है, ये 1/4 से एप्लीकेबल होगा 2023 से। पता लग रहा है जब तक तुम्हें पढ़ाएंगे फिर उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तो इसलिए जब चेंजेस फिक्स हो जाते हैं कि भैया अब ये चेंज हो गया है, अब ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, तब एकेडमिक में डाला जाता है। इसलिए एकेडमिक को एक साल पीछे रखा गया कि बेचारे बच्चे पता लग रहा है एग्जाम लिख रहे हैं उस टाइम पे भी कोई चेंज हो रहा है, क्योंकि टैक्सेशन का सब्जेक्ट है। आ गई बात समझ में? इसलिए एक साल पीछे रखा गया, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे होंगे और चेंजेस आते जाएंगे। पता लग रहा है आपने एक चैप्टर किया, कुछ महीने बाद उसमें चेंज आ गया। करंट सिनेरियो में तो यही होगा, तो फिर क्या आप चेंजेस ही पढ़ते रहेंगे? इसलिए क्या कर दिया सीधे एकेडमिक में, एक साल पीछे, कहानी खत्म। जो हो चुका है भाई वो हो चुका है, अब उसमें कोई चेंज होना नहीं। अच्छा जी, टैक्स का मतलब पता लग गया। रेट ऑफ टैक्स मतलब कि एक परसेंटेज से क्या लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है। दूसरा, आप कोई न्यूज चैनल नहीं देखोगे टैक्सेशन के लिए कि न्यूज में बजट में ये बता दिया वो बता दिया। हम लोग देखते हैं सीधे लॉ, बेयर एक्ट। मेरे पास है वो बुकलेट, और वो मैं बता दूंगा आपको कि हमेशा कहां से मिलती है वो। तो वो बुकलेट होती है जो बजट आता है। आपने अगर टीवी में देखा होगा तो वो दिखाया गया होगा, कुछ बैग्स थे, है ना, उसके अंदर वो सील करके रखे हुए थे। वो बैग कहां बनते हैं वो भी मेरे को पता है, मेरा एक आदमी वहां काम करता है। आ गई बात समझ में? पर वो भी बंदा वहां से निकाल नहीं सकता उन चीजों को। बेटा 15 दिन के लिए ये लोग अंडरग्राउंड होते हैं, वाइफ तक को भी नहीं बता सकते क्या चल रहा है। अब निर्मला सीतारमन बैठ के थोड़ी ना लिख रही होती बजट, उसे तो आके चोंच खोलनी है अपनी 1 फरवरी को, जो उसने खोल दी है। ठीक है, तो टैक्स वर्ड का भी मतलब समझ गया। एक बेटा लैटिन वर्ड है। लैटिन क्या एक लैंग्वेज होती है जो पुरानी लैंग्वेज होती है, उसके अंदर इसे टैक्सो बोला जाता था। रेट ऑफ टैक्स लेते हैं हम लोग, परसेंटेज लगाते हैं। जो भी पैसा आप कमाएंगे उसके अंदर एक परसेंटेज लगेगी। या आप इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो आपने एक मोबाइल परचेज किया तो उसके ऊपर हम जीएसटी लगा देंगे। आप बर्गर खाने गए तो उसके ऊपर हम जीएसटी लगा देंगे। आप कपड़े लेने गए उसके ऊपर हम जीएसटी लगा देंगे। आप सिनेमा हॉल गए उसके ऊपर हम जीएसटी लगा देंगे। छोड़ेंगे नहीं आपको, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। एक्ट का मतलब बताया इनको। एक्ट का मतलब होता है लॉ, और लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। क्योंकि वरना ये बोलते पार्लियामेंट, क्योंकि अगर हम केवल पार्लियामेंट बोल देते तो आंसर गलत हो जाता है। क्योंकि भैया और भी लोग हैं जो लॉ बना रहे, स्टेट लेजिस्लेचर भी बना रहे, तो केवल लेजिस्लेचर बोले तो ज्यादा अच्छा रहता है। लेजिस्लेचर बेटा 2 ही होते हैं, एक पार्लियामेंट और एक स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये लोग लॉ बनाते हैं। पार्लियामेंट लॉ बनाती है होल ऑफ इंडिया के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर अपनी स्टेट के लिए बनाते हैं, जिस भी पर्टिकुलर स्टेट है वो उसके लिए बनाएगी लॉ। उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्रीज और आर्टिकल्स इनको बताए थे, और एडमिनिस्ट्रेशन भी बताया इनको। ठीक है, तो घबराना नहीं है सर ये क्या एडमिनिस्ट्रेशन बता दिया। बेटा जो टैक्सेशन का सारा काम है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखती है। वो आपको पता लग ही गया होगा बजट के अंदर कि मैडम ने हिला के रखा हुआ है आज। और 2 डिपार्टमेंट है इसके अंदर, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बोला गया है, क्योंकि मैडम भी अकेले सारा काम तो कर नहीं सकती। डायरेक्ट टैक्सेशन का काम है और इनडायरेक्ट टैक्सेशन का काम है। तो 2 यहाँ पे बोर्ड बनाए गए हैं, सीबीएसई बोर्ड नहीं है। एक बार नाम बोल दो इनका क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो कोई आपसे पूछे कि डायरेक्ट टैक्स का कौन सा बोर्ड है तो उसको बोल देना सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जोर से बोलो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और दूसरा कौन सा है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। प्यार से क्या बोलेंगे? सीबीआईसी, सीबीआई नहीं है ना, सीबीआईसी। ठीक है,
मुझे ना बहुत अच्छा लगा आप लोगों का जो, सच बता रहा हूं, तारीफ के काबिल हो सारे लोग। एक बार ना क्लैपिंग कर दो अपने लिए, सच में ये बड़ा अच्छा लगा मेरे को। पर बैच को ऐसे ही बनाए रखना, बैच को ऐसे ही बनाए रखना है। अच्छा बिल्कुल, आपके मुंह में घी शक्कर दही भी डाल दो इसके मुंह में। आज जो देखने जा रहे हैं, आज जो बच्चों देखने जा रहे हैं, बहुत जबरदस्त चीज, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, मतलब क्या बोलूं मैं। इट इज अ बैकबोन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। और बैकबोन कौन है? सेक्शन 4। पहले सुन लो, पहले सुन लो। सेक्शन 4, पूरे इनकम टैक्स में कितने सेक्शन है? जो भी मैं लिखूंगा वो आपको लिखना है। आज लेक्चर नंबर कौन सा है? 3। तो आज लेक्चर नंबर है 3rd। और जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं अभी, चैप्टर 1 कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है बेसिक ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो बेसिक हम लोग सीखे। मेरे खांसी हो रखी है आजकल। कोरोना में हमें कुछ नहीं हुआ, भगवान थे जिनका आशीर्वाद था, बच्चों की दुआ थी। पॉजिटिव रहते हो ना तो आधी लड़ाई वैसी खत्म हो जाती है भाई। ये कहानी है। दिमाग में हो गया है ना कि बस फितूर आ गया है, पागलपन आ गया कि 90+ लाने हैं, नशा आ गया आपके अंदर अगर, तो आपके आने वाले मैं बता दूं। पर उस नशे में आपको रहना पड़ेगा जब तक पेपर ना हो, ठीक है ना। तो आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो मैंने क्या बोला, सेक्शन 4 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पूरे इनकम टैक्स की बैकबोन है। और बैकबोन आप समझते ही हो कि अगर हमारी बैकबोन नहीं तो हम और आप ना बैठ सकते हैं ना खड़े हो सकते हैं। आगे की बात समझ में। पूरे इनकम टैक्स में लिखो टोटल, पूरे इनकम टैक्स के अंदर टोटल कितने सेक्शन है? 298। और 298 सेक्शन को अगर बात करें तो इनके चैप्टर जो हैं 23 चैप्टर हैं और शेड्यूल हैं 14 शेड्यूल हैं। मैंने शायद कुछ बच्चों को मॉड्यूल भेजा था क्या? अभी हमारा ग्रुप नहीं बना है। श्रीकांत सर से तो आप बहुत फैमिलियर हैं, तो आज ग्रुप बनवाएं उनसे। और भाई मैं फिर जल्दी से चीजें शेयर करूं, कुछ मॉड्यूल मतलब एटलीस्ट शेयर करूं। मंडे से तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, मॉड्यूल तो मैं आपको शेयर करूं। ये देखो, ये असली में क्या है, पेज नंबर ऐसे मेरे को याद नहीं रहते, देखने के बाद ही पता लगते हैं कहां पे है। ये देखो, ये लिखा है साफ साफ कि जो इनकम टैक्स एक्ट है, क्या हो गया, वायरस आ गया क्या? रुक जाओ, वायरस आ गया इस फाइल में, दोबारा ओपन कर लेते हैं। अरे यार, एक तो इसका डायरेक्टली वो किसी ने सेटिंग कर रखी है, वो पीडीएफ फाइल ले लेता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनकम टैक्स एक्ट डिवाइडेड इनटू 23 चैप्टर्स। तो इनकम टैक्स में कितने चैप्टर डाले गए? 23 चैप्टर डाले गए। चैप्टर का क्या बेनिफिट है? चैप्टर का क्या बेनिफिट है? चैप्टर से बच्चों, हम बचपन में चले जाओ अपने, कि जब कोई बुक निकालते थे तो उस पर देखते थे इंडेक्स दिया होता था, इंडेक्स में चैप्टर के नाम लिखे होते थे। उससे बेनिफिट क्या होता था? देख ले, सारी नॉलेज आपके पास है, बस मुझे यहां काम एक ब्रशिंग का काम करना है। डायमंड हो आप सब,
तो मुझे बस यहाँ ब्रशिंग के काम करने हैं, ठीक है, हीरे हो आप सब। तो उससे क्या है कि आपको कोई चैप्टर पढ़ना है, जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो उसके अंदर आपने इंडेक्स में देखा, सीधे पेज नंबर देखा, निकाल लिया। इसलिए तो क्या किया गया कि एक इंडेक्स बनाया गया और उसमें चैप्टर के नाम डाले गए। अगर चैप्टर के नाम नहीं डाले जाते फिर आप ढूंढते रहते। सेम आपके घर का भी ऐसी है, एक घर का एड्रेस है, वरना तो कोई भी आदमी किसी भी घर में घुस जाता, हाँ भाई तू बाहर निकल, ये मेरा है, आ गई बात समझ में। और आप पड़ोसी के घर चले जाते, पड़ोसी कहता तू मेरा नहीं है, आ गई बात समझ में। कुछ बातें समझ में आ रही नहीं आ रही? इसलिए तो ये चीजें की गई है ना, समझ रहे हो ना, हर चीज हमारे उससे क्या है, लिंक है। तो अगर कोई लॉ बना है तो उसके अंदर चैप्टर बनाने जरूरी है। अब देखो चैप्टर से क्या होगा कि मुझे बेसिक पढ़ना है इनकम टैक्स का, तो उसका एक चैप्टर होगा। वेरी गुड। मैं इनकम टैक्स के अंदर पेनल्टीज देखना चाहता हूं, उसका चैप्टर होगा। मैं इनकम टैक्स में प्रोसिक्यूशन देखना चाहता हूं, जेल, प्रोसिक्यूशन मतलब जेल हो सकती है, तो ऐसा क्या काम होगा कि जेल हो जाएगी। ये जो आप लोगों को काम दिया है निर्मला सीतारमन जी ने, कौन से सेक्शन में काम दे दिया है? ये सेक्शन तो आज याद ही हो जाएगा भाई, 142(2)(a) के अंदर किस चीज का काम दे दिया है? इन्वेंट्री ऑडिट का। आपको नहीं लग रहा कि आपने अगर इस काम को गलत ढंग से किया और वो ऑडिट में आपके साइन होने, उसकी ऑथेंटिकेशन है, साइन की क्या ऑथेंटिकेशन है? मैडम जो ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन है ना, ये बिल्कुल सही किया हमने और सच के सिवा कुछ नहीं किया है हमने। और उस एक साइन ने ये प्रूफ कर दिया कि वो कंपनी अपनी इन्वेंट्री वैल्यूएशन सही कर रही है और उसके आपको मिल गए पैसे। पर अगर उसके अंदर कुछ फ्रॉड मिल गया, चाहे 10 साल बाद मिले चाहे 5 साल बाद मिले, कभी भी मिले, कहां जाएंगे? जेल। और वहां चक्की पीसेंगे। सच्चाई बता रहा हूं ये, कि अगर लॉ मेकर कुछ आपको दे रहा है तो उसके ऊपर आपकी ऑब्लिगेशन भी डालेगा। सीए सुना नहीं है, जेल जाते हैं। जीएसटी में कितने सीए जेल चले गए, इनकम टैक्स में तो जाते ही थे। कोई अदरवाइज मत लेना किसी के, क्योंकि हो सकता है मेरे भैया खुद सीए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि किसी के यहाँ पे बच्चा बैठा हो, पेरेंट सीए हो। मैं ये सीए के लिए नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूं कि कोई भी प्रोफेशन के अंदर अगर लॉ मेकर आपको कुछ दे रहा है तो आपके पास कुछ ऑब्लिगेशन आ रही है, और अगर आप उन ऑब्लिगेशन को ढंग से फिलअप नहीं करोगे तो आप जेल जा सकते हो। तो हमें देखने को मिलता है कि सीए जेल चले गए जीएसटी के अंदर, क्योंकि भाई उन्होंने अपना काम ढंग से नहीं किया। क्या आप लोग अपना काम ढंग से करोगे? यस सर, हम हिंदुस्तानी हैं, हम ढंग से काम करेंगे। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि मुझे अगर ऑडिट की बात देखनी है तो क्या उसका भी एक चैप्टर होगा ही नहीं होगा? तो लिखें, चैप्टर का मतलब क्या है कि सर चैप्टर हमें टाइटल बताता है, उस चीज का टाइटल ही तो बताएगा आपको। जैसे आप लॉ पढ़ोगे तो लॉ में क्या है? कंपनीज एक्ट है, यस और नो? तो कंपनीज एक्ट में भी क्या होंगे? चैप्टर। तो चैप्टर में लिखा होगा डिविडेंड का चैप्टर, चैप्टर में लिखा होगा डायरेक्टर का चैप्टर, यस और नो? समझ में आया? तो चैप्टर हमें क्या बता देगा? टाइटल बता देगा। टाइटल से हमें पता लग जाएगा कि भाई हम ये चीज, इस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसी चैप्टर को हम रेफर करेंगे। इन चैप्टर को डिवाइड किसमें कर दिया? सेक्शन में। और कितने सेक्शन बना दिए? 298। कहने के लिए 298 है, पर आपको पता है उसके अंदर सब सेक्शन भी है, तो ऐसे करते करते तो पता नहीं कितने हो जाएंगे। और अलग से क्या बना दिए? शेड्यूल। शेड्यूल क्यों बना दिया अलग से? जैसे आपको पता है बैलेंस शीट है, हमें बैलेंस शीट पीएनएल अकाउंट बनाने होते हैं, तो इसका फॉर्मेट बनाया हुआ है, उसका पूरा एक बढ़िया फॉर्मेट बना है। वो कहां बना हुआ है? शेड्यूल 3 के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 में। अब बार बार कंपनीज एक्ट में पढ़ रहे हो बैलेंस शीट, बार बार पढ़ रहे हो बैलेंस शीट, तो क्या हर जगह बैलेंस शीट के फॉर्मेट बना दे? इसलिए एक ही बारी में क्या कर दिया? एक शेड्यूल बना दिया कि भाई यहां देख लो। टैक्स पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्टर के ऊपर एक डेप्रिसिएशन का रेट होगा भाई, वरना तो हर आदमी अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाने लग जाएगा। कहेगा मैंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है और मैंने इस साल कमाई कितनी की? 1 करोड़ की, पर मेरा खर्चा कितना है? 5 करोड़ का।
1 करोड़ कमाने के लिए मैं 5 करोड़ खर्च कर चुका हूं, तो कहेगा मेरी इनकम क्या हो गई, नील, ले लो ठेंगा, कुछ नहीं दूंगा तुम्हें टैक्स। कुछ समझ में आ रहा है ना? कहीं ऐसा तो नहीं हो जाता मेरी बातें हाई लेवल की हो जाती हैं बहुत? प्लीज कभी हो जाए तो मुझे बता देना, जरूरी है बताना, जिससे कि मैं आपको थोड़ा और लो लेवल पे लाऊं और फिर उसके बाद ऊपर उठाऊं, क्योंकि गिरने के बाद जो उठता है फिर उसको कोई गिरा नहीं सकता, तो गिरना भी जरूरी है, कई बार बाउंसर मारने भी जरूरी है, तभी तो बंदा सीखेगा। ऑस्ट्रेलिया वाले यहां आते हैं, कहते बोल्ड हो गए, घुटने के नीचे बॉल आ रही थी, हमारे यहां तो सीधे चेस्ट पे आती है, बेस के ऊपर। बात समझ में आ रही है ना? तो फर्क तो पड़ता ही। और हमारे जब ऑस्ट्रेलिया में जाते पर्थ में, कह रहे यार यहां तो बॉल सीधे यहां मारते हैं सीधे, पहले तो फेस बचाना पड़ता है अपना, कहीं हमारे फेस में ना मार दे, ये इतनी तेज बॉलिंग कराते हैं, तो हम तो फेस बचाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं, बोल्ड तो होते नहीं उधर, कैच हो जाते हैं सीधे। स्लिप ही देखा नहीं, स्लिप कैसे लगती है टेस्ट मैच में, ये कहानी भाई। स्टेडियम छोड़ो, पिचे अलग ही है, पिचों का अलग है ना। आप देख लो अपने गली मोहल्ले में जो हम खेलते हैं क्या होता है, हम जब शॉट मारते हैं तो किसी के शीशे टूट जाते हैं, वो बाहर आ जाता है, लड़ लेता है, ले भाई। हाँ, तो ये 14 शेड्यूल क्यों बनाए गए हैं? शेड्यूल के अंदर आपको कई बार फॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे, कई बार रेट ऑफ टैक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, इसलिए बनाए गए शेड्यूल कि बार बार हर जगह लिखने की जरूरत ना हो। ये तो इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर है। एग्जाम में अगर पूछ लिया पूरे इनकम टैक्स में कितने चैप्टर हैं? 23। किसी का बर्थडे आता है 23 को? किसी एक का देख लो बस, तुम्हें तो बेटा याद हो गया। मेरा वैसे 29 को आता है, मैंने कैसे याद किया है? मेरा 29 को बर्थडे आता है, मैंने 6 कम कर दिए, छक्का मार दिया, मैंने ऐसे याद किया वो। आपको अपनी टेक्निक बनानी है याद करने की, कोई टेक्निक नहीं होती। बच्चा मेरे से क्लास के बाद यही कहता है, सर आपको सारा याद है, कोई किताब नहीं आपके पास, कुछ नहीं, आपको सारा याद है। और कैसे याद है और किस बुक में क्या लिखा आपको ये तक पता है? तो भाई आपको मैं अगर वो चीज याद करा पाऊंगा तो जाके मजा है ना। और वो भी सबको, सबका साथ सबका विकास, सभी को कराना है मुझे, वो एक को नहीं कराना है। तो आप सब अपनी टेक्निक बनाएंगे कि ये 23 मुझे कैसे याद रहेगा, जिससे कि मैं 4 महीने बाद भी पूछूं पूरे इनकम टैक्स में कितने चैप्टर हैं, तो भी आपको याद हो 23। ऐसा ना हो क्वालिफाइड हो जाओ और उस दिन भूल जाओ, क्योंकि अब तो मेरे एग्जाम खत्म हो गए, अब क्या करना है याद करके। बात समझ में आ रही है? और सेक्शन कितने? 298। मैं तो ऐसे याद रखा है 300 में 2 कम है 2, और 2 से मुझे बहुत प्यार है, उसे सभी को प्यार होता है 2 से, ठीक है। और 14 तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, धोनी का लकी नंबर 7 है, उसका डबल कर लोगे, हो गया 14, ठीक है। अपने अपने फड्डे हैं याद करने के, ठीक है। हमें चाहे बस कुछ भी हो, हमें भैया याद करने से मतलब है, हमें याद होना चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम में क्या हुआ, सारे बच्चों ने क्या किया, 14 शेड्यूल है, एग्जाम में पूछ लिया इनकम टैक्स में टोटल कितने शेड्यूल है, सारे बच्चे वहां पे टिक कर रहे हैं 15, पूरा एग्जामिनेशन हॉल, और वो आंसर पूरे एग्जामिनेशन हॉल में घूम चुका है। तो हमने भी क्या है, हमें पता तो है 14 है, पर ये दिल है कि मानता नहीं, 15 ही टिक करेंगे। और बाहर आते ही सबसे पहले ये पता करेंगे ये सही किया है या गलत किया है, और जैसे ही पता लगा गलत हो गया तो फिर अपने आप को ही देख रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों हूं। आ गई बात समझ में? तो जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करनी है, और हम बनने जा रहे हैं प्रोफेशनल। अगर सीएमए की डिग्री ले भी ली चिटिंग करके, तो मैं आपको बता रहा हूं, सच बता रहा हूं आज ओपनली, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आपके पास बस एक स्टैंप है, सच बता रहा हूं, एक स्टैंप है कि सिग्नेचर करने की, पर वो भी ज्यादा दिन तक नहीं, आपको लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। बोलो क्यों? वो बोलेगा आता ही नहीं है कुछ। ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 सीए फाइनल एक बंदा है, नाम नहीं लूंगा, उसकी जॉब लगी थी टीसीएस के अंदर, नेट पे है ये चीज, और उसको बाहर निकाल दिया था कंपनी ने। क्यों निकाल दिया? जब आता ही नहीं है कुछ तो क्या भाई, तू सीए फाइनल रैंक 1 भी हो गया तो क्या हो गया? आप समझ गए? सचिन है ना, परफॉर्म करना पड़ता है उसको, तब उसे सचिन बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते उसको। विराट कोहली को विराट कोहली और धोनी धोनी ऐसे नहीं बना, जब बात आई तो परफॉर्मेंस दी है। बातें समझ रहे हो ना? तो परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। पर ये पठान लेके आ गए ना, ठीक है,
तो ये कह रहे हैं कि बच्चों के हाथ दे नहीं सकते अभी, जिन्होंने देख ली होगी उनको पता होगा, पर इनको पता नहीं है कि अब बच्चे भी तुम्हारे किसी काम के नहीं है, अब लोग शिफ्ट हो गए हैं ना, उन्होंने ऐसी मूवियां देखना बंद कर दिया है। वो क्रेज खत्म है सलमान खान और शाहरुख खान का, कि शाहरुख खान जब बाहें फैला देता था तो लोग पागल हो जाते थे। और पहले के टाइम पे, आपकी मम्मी के टाइम पे बता रहा हूँ, देवानंद चलता था, वो व्हाइट शर्ट पहन ले तो भाई लड़कियां सुसाइड कर लेती थी। लो भाई, इतने खतरनाक। अच्छा ये सच्चाई नहीं है, तू तब था पैदा? अच्छा अच्छा, थोड़ा बैन लगा दिया था उसके ऊपर कोर्ट ने कुछ। तुम्हें इन चीजों से थोड़ा दूर रहना है। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 4, क्योंकि अब हमें पता लग चुका है कि टोटल कितने सेक्शन है। तो सेक्शन 4 की बात करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे सेक्शन 4 से। मैं भी नोट्स बनाऊंगा, आप भी नोट्स बना लेंगे और बढ़िया बढ़िया अपने नोट्स बनाएंगे हम लोग। सेक्शन 4, सेक्शन 4 किसका है? ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। और क्या बोला कि जो ये सेक्शन 4 है ये चार्जिंग सेक्शन है। तो सेक्शन 4 इज अ चार्जिंग सेक्शन and it is the backbone of IT Act। अब से IT लिख लूं? वेरी गुड। IT मतलब इनकम टैक्स। कोई भी आपसे पूछे कि पूरा जो इनकम टैक्स है वो किस बेस के ऊपर टिका हुआ है, भाई जो हमारी बॉडी है वो किसके ऊपर टिकी हुई है? बैकबोन के ऊपर। तो पूरा इनकम टैक्स किसके ऊपर टिका हुआ है? सेक्शन 4 के ऊपर। अगर सेक्शन 4 है तो इनकम टैक्स है, अदरवाइज इनकम टैक्स ही खत्म। सेक्शन 4 हटा दो, इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा। सेक्शन 4 की वजह से इनकम टैक्स है। चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या होता है? अगर ये कंडीशंस, चार्जिंग का मतलब ही क्या है? कंडीशंस। अगर ये कंडीशंस क्या करोगे? सेटिस्फाई करोगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो जाके बच्चों क्या होगा? इनकम टैक्स एक्ट आपके ऊपर क्या होगा? एप्लीकेबल। तो अगर सेक्शन 4 की हम लोग क्या करेंगे? सेक्शन 4 की हम लोग क्या करेंगे? कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो जाके हमारे ऊपर इनकम टैक्स एक्ट क्या होगा? एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। मैंने जो अलग पेन से लिखा है उसमें क्या करता हूं मैं? मतलब बताता हूं चीजों का। तो आज ही आप लोग भी 2 पेन परचेज कर लेना, ठीक है ना? एक ब्लू और एक रेड। रेड से आप चीजें लिखते रहना अलग से, और बाकी तो ये आप ब्लैक से या ब्लू से जो भी है जैसे लिख सकते हो। और बाकी मैंने बता दिया, ये स्पाइरल वाली कॉपी लेनी है 100 से 150 पेजेस की। सारे बच्चों ने एक जैसी कॉपी लेनी है, डायरी नहीं ले लेनी किसी ने। कोई डायरी पर ले ली दुकान से और उसमें लिख रहा है। चलें आगे। तो क्या कह रहा है? सेक्शन 4 क्या है? चार्जिंग सेक्शन। और चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या होता है? कंडीशन। चार्जिंग सेक्शन का मतलब बता दो क्या होता है? कंडीशन। अगर सेक्शन 4 की कंडीशन क्या करोगे? सेटिस्फाई करोगे तो जाके इनकम टैक्स क्या होगा? एप्लीकेबल, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्या आप जानना चाहेंगे या नहीं जानना चाहेंगे क्या कंडीशंस हैं? यस। तो लिखें जी, टोटल 3 चीजें इसके अंदर बता रखी हैं। सेक्शन 4 के अंदर कितनी चीजें बता रखी हैं? टोटल 3 चीजें। 1 2 3। पहली बात कहता है इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये पहली बात है। हाँ, मैं सीधे
हॉरिजेंटल वे में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास फिर नीचे स्पेस नहीं रहेगी। आप लोग तो ऐसे समझ गए ना, ऐसे करके एक बॉक्स ये हो गया, दूसरी बात इधर आ जाएगी, तीसरी इधर आ जाएगी, पूरे एक पेज पे जाएगी, समझ गए होंगे। तो कहता है इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ पर्सन is charged in the immediately following assessment year। ये पहली बात है। और अभी हमें पहली सीखनी है। पहली सीखने में हमें पहली बात को सीखने में 2 घंटे लगेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग ज्यादा टाइम डिवोट करेंगे जिससे कि हमारा बेस बहुत अच्छा हो, आगे चल के इनकम टैक्स हमारा सुहाना सफर बन जाए, ठीक है जी, और मजा आने लग जाए हमें। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत लगेगी दोनों साइड से। चलो एक बार बोल दो क्या लिखा है। इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, किसकी? एक पर्सन की। इनकम का मतलब आप सब समझ गए, कौन सी इनकम? टैलेंट देखो, तो चाहे लीगल हो चाहे इलीगल इनकम हो, प्रीवियस ईयर की मतलब पिछले साल की बात कर रहा है। जैसे अकाउंट्स में फाइनेंशियल ईयर होते हैं, तो हमारे इनकम टैक्स में देवसेना फाइनेंशियल ईयर नाम की कोई चीज नहीं है, प्रीवियस ईयर नाम की चीज है। वहां फाइनेंशियल ईयर चीखते थे, चिल्लाते थे, यहां क्या चीखोगे चिल्लाओगे? प्रीवियस ईयर। किसका? किसी पर्सन का। टैक्स कौन पे करेगा? कोई पर्सन पे करेगा। हम लोग कौन है? इंडिविजुअल। रिलायंस कौन है? वेरी गुड, कंपनी। रिलायंस कौन है? कंपनी। आपके सर एक एलएलपी के अंदर पार्टनर है, एक एलएलपी फर्म है, उसके अंदर मैं पार्टनर हूं, तो क्या एलएलपी क्या है? एक बिजनेस एंटाइटी, सेपरेट लीगल एंटाइटी। यस और नो? आ गई बात समझ में? यहां फुल फॉर्म की जरूरत नहीं है, यहां मतलब जानने में। हमेशा ये पूछता हूं मतलब क्या है, मैं फुल फॉर्म तो। आरबीआई का मतलब क्या है? सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या मतलब हुआ? आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक या सुप्रीम बैंक, अपेक्स बैंक। ये बातें बोलोगे तो अच्छा लगेगा। अब थोड़ा सा अपना भी लेवल बनाना है हमें, कि बंदा पूछ क्या रहा है सामने से। ये नहीं मुंह फाड़ा उसने, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ले। इस चार्ज किया जाएगा मतलब कि टैक्स लगाया जाएगा इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। तो ये भी सीखना पड़ेगा, ये ए वाई क्या है भाई। एक मैंने पी वाई बोला, एक मैंने ए वाई बोला। हमने नाम सुना था कैलेंडर ईयर का, हमने नाम सुना था फाइनेंशियल ईयर का। यहां नाम सुनने को क्या मिल रहे हैं? 2, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। इसीलिए आपके 2 घंटे लगने। इन 2 घंटे से डरना नहीं है कि सर इसके ऊपर 2 घंटे लगा रहे हैं। बताओ, हम फाउंडेशन में पढ़ते थे, ये तो टीचर लाइन पढ़ता था और खत्म हो जाता था, चैप्टर ही खत्म हो जाता था। लो जी, पर यहां टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि आज टाइम नहीं लगाया तो फिर वो जेल भी जाना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? अब देखो यहां पे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमें सीखने हैं। तो नीचे आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स। कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमें सीखने हैं? एक हमें सीखना है इनकम, वो ऑलरेडी पता है बच्चों को। दूसरा हमें सीखना है प्रीवियस ईयर, पी वाई लिखूंगा। तीसरा हमें सीखना है पर्सन। चौथा चार्ज्ड वर्ड हमें सीखना है। पांचवा असेसमेंट ईयर। ये 5 वर्ड के मीनिंग मुझे पता लग जाएंगे तो मुझे ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ जाएगा। पहला क्या है? इनकम। दूसरा क्या है? प्रीवियस ईयर। तीसरा क्या है? पर्सन। चौथा क्या है? चार्ज्ड। और पांचवा असेसमेंट ईयर। सीखें एक एक करके। सबसे पहले अटैक करेंगे पर्सन पे। सर क्यों? आपने तो पहला इनकम लिखा है। नालायक, मैं बता चुका हूं सर। फिर दूसरा तो प्रीवियस ईयर लिखा है, वो मेरे को आता नहीं है तो मैं बाद में बताऊंगा। आगे पास में तो मैं पहले पर्सन बताऊंगा। समझ में आ रहा हम कैसे चल रहे हैं?
इनकम मैं इसलिए नहीं बता रहा, बता चुका हूं ऑलरेडी, लीगल इलीगल दोनों इनकम बेटा। लीगल मतलब क्या है, जो मैं लीगल तरीके से कमा रहा हूं, जिसका मेरे पास प्रूफ है। और लीगल क्या है, स्मगलिंग कर रहे हैं, हवाला ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यहां का पैसा वहां ट्रेवल हो रहा है, भाई साहब कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। और हमने वो खोला हुआ है सुपारी.com, बताओ किसको उड़ाना है, ठीक है। इनकम टैक्स को इनकम से मतलब है, चाहे लीगल हो इलीगल हो। प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे, पिछले साल का मतलब क्या होता है पढ़ेंगे। अभी पढ़ने जा रहे हैं पर्सन, और इस पर्सन की ब्यूटी मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो इस पर्सन की ब्यूटी, आज का मेरे ख्याल से चार्ट नंबर 3 आ रहा होगा, ठीक है। तो पर्सन लिखेंगे और इसका सेक्शन है 2, क्लॉज है 31, सेक्शन 2 क्लॉज 31। देखो कौन कौन पर्सन बता रखा, लिखा इतना, देखो कौन कौन बता रखा है इसके अंदर। इसके अंदर पर्सन है बेटा रावण के कितने सर थे, 10, इसके 7 है, टोटल 7 पर्सन है। पहला इंडिविजुअल, पहला कौन है, इंडिविजुअल। दूसरा कौन है, HUF, फुल फॉर्म तो आती होगी बिल्कुल। तीसरा पार्टनरशिप फर्म, एंड पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग LLP, LLP की भी फुल फॉर्म आती है आपको। ये पार्टनरशिप फर्म लिखा, मेरा शॉर्टकट लिखने का तरीका है, इट इज ओनली फॉर क्लासरूम नॉट फॉर एग्जाम, कि आप एग्जाम में भी ऐसी पार्टनरशिप फर्म लिख के आ रहे हैं। ओके, क्या है ये, कंपनी, हाँ LLP क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में क्या होता है, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, LLP बनाई किस लिए जाती है कि लायबिलिटी लिमिटेड हो जाए। और आज के सिनेरियो में हम LLP बनाएंगे। पार्टनरशिप तो 1932 का कॉन्सेप्ट है, ये 2008 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और मेरे ख्याल से आपके लॉ के सिलेबस में दोनों ही है बस। एक होता है बेटा AOP BOI, बच्चा बोला AOP का मतलब क्या, एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। बच्चा बोला BOI का मतलब क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। 8 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें से रोहित ने गुड मॉर्निंग बोला है। बाकी बच्चों को मजा आ रहा है भाई लेक्चर के अंदर, चैट बॉक्स में बताओ मुझे। छठा है लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी। मानस दीक्षित कह रहा है यस सर। हिमांशु, क्या बात है, सभी को मजा आ रहा है भाई, लोकल अथॉरिटी। और एक 7वां है जिसको मैं प्यार से AJP बोलता हूं, आर्टिफिशियल जुडिकल, जुडिशियल नहीं, ये राजी, जुडिकल पर्सन। दिख रहा है आपको कुछ? सबसे पहला कौन सा लिखा है यहां पे, इंडिविजुअल। नंबर 2 फर्म, मैंने भी इसी सीक्वेंस में लिख दिया, कोइंसिडेंट हो गया, मतलब HUF। तीसरा फर्म, चौथा कंपनी, AOP BOI लोकल अथॉरिटी, और आर्टिफिशियल, हाँ जी आर्टिफिशियल जुडिशियल नहीं, जुडिकल पर्सन। तो हमें ये 7 के 7 क्या करने होंगे, समझने होंगे। कौन लोग हैं ये 7, मिलवाता हूं आपको इन 7 लोगों से, एक एक करके एक को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, फिर जोड़ देंगे इनको। 7 के 7 को पढ़ते हैं। सबसे पहला अटैक किसके ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर। अब सारा फोकस समझने के ऊपर, मैंने 7 पर्सन के नाम लिखा दिए हैं, अब समझने के ऊपर। और जो भी इसमें छोटी मोटी नोटिंग होगी वो मैं हाईलाइट करूंगा, वो आप 7 के 7 उस टाइम पे लिखना चाहें वहां पे कि इंडिविजुअल में सर ने ये चीज बोली, मुझे लिखनी है, लिख सकते हो।
अभी तो आपने ऐसे सीक्वेंस बना दी ये, अब अलग से पहला लिखोगे ना कि इंडिविजुअल में सर क्या क्या बता रहे हैं, फिर मैं HUF में बताऊंगा, फिर मैं पार्टनरशिप फॉर्म में बताऊंगा, LLP। सर हमें तो लग रहा है एक इतिहास हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है ना भाई, मैंने पहले ही बोला है 500-600 पन्ने में आपके भरवा दूंगा, आप खुद एक अपनी किताब लिख देंगे। एग्जामिनेशन टाइम पे क्या क्या चाहिए हमें, हमें अपने हैंड रिटन नोट्स चाहिए, क्योंकि सबसे बेस्ट हमारे ही हैंड रिटन नोट्स होते हैं। और एग्जाम के टाइम पे भागना नहीं है दूसरे बच्चे के पीछे, भाई नोट्स दे दे, बहन नोट्स दे दे, फिर वो भाई और बहन ने जो नोट्स दिए उससे कुछ नहीं होने वाला, उसने अपनी चीजें लिखी हुई हैं, तुम्हारे समझ में आना नहीं, जोश जोश में तो तुम ले लोगे, एक दिन तुम देख भी लोगे, उसके बाद तो कॉपी ऐसी पड़ी रहनी है, उसका फोन आना है, हाँ भाई वापस कर, और तुमने क्या बोलना है, गुम हो गई। कोई बच्चा किसी को कॉपी मत देना भाई, मत देना, बोले फोटो स्टेट कराने ले जा रहा, बोल मेरे को भी ले जा, ठीक है, मैं भी चलूंगा साथ में, सच बता रहा हूं मैं ये। और एग्जाम का टाइम होगा तो हो गया फिर आपका काम। इंडिविजुअल, सबसे पहली चीज आप इंडिविजुअल के लिए लिख सकते हैं, इट इज अ नेचुरल पर्सन। इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन है। बच्चा मेरे से बोला सर ये नेचुरल पर्सन कौन होता है, तो लिख लो ही और शी कौन है, नेचुरल पर्सन है। मतलब सर अबे मेल फीमेल बताओ, इतना भी बताना पड़ रहा है, ही का मतलब मेल, शी का मतलब फीमेल, तो ये क्या है, नेचुरल पर्सन है। सर माइनर आएगा, माइनर, मैंने कहा क्यों नहीं आएगा, क्या वो ही शी नहीं है? तो फिर जब मैंने बोल दिया कि इंडिविजुअल में नेचुरल पर्सन आएगा तो नंबर 1 ही शी आएंगे, मतलब कि मेल फीमेल आएंगे, क्या माइनर भी आएगा नंबर 2? यस। फिर एक बच्चा बोला सर एक आदमी है, पागल है, बावला है, बेवकूफ है, अनसाउंड माइंड है, वो आएगा? मैंने कहा हाँ, मैंने बोला है ना नेचुरल पर्सन, क्या अनसाउंड माइंड नेचुरल पर्सन नहीं है क्या? है, तो लिख लो तीसरा, अनसाउंड माइंड भी आएगा। तो कोई बंदा अनसाउंड माइंड हो तो वो भी इसके अंदर आएगा। और ये सब आपकी किताब में लिखा है नहीं लिखा, देखो माइनर भी लिखा है, अनसाउंड माइंड भी लिखा है। तो चाहे कोई साइको आदमी हो, मर्डर करके भूल जाता है, ठीक है मैंने किसका किया, आ गई बात समझ में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तू नेचुरल पर्सन है, तेरी कहानी खत्म है, तू हमारे लिए इंडिविजुअल है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि बस ये बंदा इंडिविजुअल होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और, ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा? दिखेगा, दिखेगा बिल्कुल। DEITIES, क्या बोलेंगे? ये डीटीज क्या होते हैं, मतलब इनका मतलब है जो धर्म है, मतलब मंदिर बना रखे हैं, मस्जिद बना रखे हैं, तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इन सबको भी नेचुरल पर्सन क्या माना जाएगा? क्या इनको नेचुरल पर्सन मानेंगे? मैंने बना रखा है मंदिर, मान लो ऐसी फेक है, यहाँ पे सारे एग्जांपल फेक होते हैं ना, ये मत करने लग जाना, अच्छा सर ने मंदिर बना रखा है, किसका मंदिर है सर? ठीक है, मतलब उनको तो ये चाहिए कौन सी भगवान रखे हैं उसमें, हनुमान जी हैं या आपने लक्ष्मी जी रख ली, ठीक है, किसको रखा हुआ है वहां पे? तो मैंने बना रखा है एक मंदिर, मैं कौन हूं? नेचुरल पर्सन। तो मंदिर किसका? नेचुरल पर्सन का। या तुम बोलोगे हनुमान जी का मंदिर है, बोलोगे तो यही वैसे, पर है तो मेरा ही, जितना पैसा आता है सारा तो मेरे पास ही है। तो नेचुरल पर्सन का मंदिर हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या कोई ट्रस्ट मिलके मंदिर बना सकती है? यस, और बनाते ही ट्रस्ट मिलके हैं, अपना काला वाइट करना है, और उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। मतलब देख रहे हो, अपने पाप धोने के लिए भी भगवान को ही है। हाँ बिल्कुल, बातें कुछ समझ में आ रही हैं? तो अगर एक इंडिविजुअल ने क्या बनाया है, बोलो मंदिर बनाया है, तो उसको क्या बोलेंगे?
नेचुरल पर्सन। और एक ट्रस्ट ने मिलकर बनाया है तो देखो खुद ही लिख रहा है कि उसको क्या बोला जाएगा, फिर उसे जुडिशियल पर्सन बोला जाएगा। फिर उसे क्या बोला जाएगा? जुडिशियल। जुडिशियल का मतलब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नहीं था एक 7वां नंबर एजेपी। ये देखो एजेपी में लिखा हुआ है कहीं पे, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में कहीं पे लिखा है डिटीज, तो यहां पे लिख दिया। तो अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा अगर एग्जाम में आ गया कि 7 में से कौन सा पर्सन है, अगर एग्जाम में आ गया 7 में से कौन सा पर्सन है, क्वेश्चन साइलेंट, तो कौन सा ऑप्शन टिक करके आएंगे? मैं ऑप्शन देता हूं आपको, इंडिविजुअल, एजेपी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सी आइदर ए और बी, नहीं इतना तो कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन हो जाएगा, फिर तो कंपनी इतना खतरनाक नहीं आता पेपर में, हाँ। और लास्ट नन ऑफ द अबव, आंसर इस बी करके आएंगे फिर, क्योंकि अगर इंडिविजुअल का मंदिर है, अगर इंडिविजुअल का है तो बताओ ना हमें इंडिविजुअल का है। तुम्हारे घर के आगे नो पार्किंग है तो बोर्ड लगाओ, वरना बेटा हिंदुस्तान है, करेंगे पार्क, कर लो जो करना है, जगह तुम्हारी नहीं है। आ गई ना बात समझ में? पर हिंदुस्तान इतना आगे जहां लिखा होगा नो स्मोकिंग जोन वहीं स्मोकिंग होगी, थूकना मना है, यहां खड़ा होना मना है, वहीं खड़े होंगे। ले भाई तूने बोल कैसे दिया, यहां खड़े होने मना है, यहां खड़े होकर दिखाते हैं हम तेरे को। ठीक है, समझ में आ रही बातें? तो अगर लिख लेना एग्जाम में क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन टिक करके आएंगे। एनी डाउट? चलो जी, इंडिविजुअल में बताओ क्या आता है? नेचुरल पर्सन। इंडिविजुअल में बोलो क्या आता है? नेचुरल पर्सन। किसको बोलोगे नंबर 1 नेचुरल पर्सन? ही सी को। ही सी कौन होते हैं? हाँ जी, हाँ। इसका फोटो लेना? हाँ ले लो। हाँ, मेल फीमेल क्या होते हैं? नेचुरल पर्सन होते हैं। वेरी गुड। दूसरा कौन है? माइनर। तीसरा कौन है? अनसाउंड माइंड। और सर इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। अकेले मंदिर खोल लो या ट्रस्ट बना के मंदिर खोल लो। अगर अकेले खोला है तो इंडिविजुअल में कवर हो जाएगा, ट्रस्ट बना के खोला है तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में कवर हो जाएगा। मैं कह रहा हूं एग्जाम में कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले आपसे, आपका जवाब बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आपको हो गई है पूरी नॉलेज। बात समझ में आ रही है? लास्ट लाइन कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो मैंने बता दिया ट्रस्ट वाला। क्या आप ही के मॉड्यूल से नहीं बताया है? और आज की डेट में क्या है, पूरा यूट्यूब है, आप पूरा यूट्यूब भी देखेंगे। सीएमए का तो वैसे ही मॉड्यूल कोई पढ़ाता नहीं, अपने नोट्स दे दिए, ले भाई इससे पढ़ ले, और फिर बाद में बच्चे के नंबर नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा। आपको नहीं लग रहा पहली बार में अगर आपको डायरेक्शन सही मिलेगी तो जाके काम हमारा भी तो सही होगा ना भाई? आप तो मासूम से बच्चे हो, आपको क्या पता है? पर आपको एक चीज तो पता होनी चाहिए, क्या? यार मॉड्यूल ही तो पेपर में आता है। अगर टीचर इससे पढ़ा रहा है ना, और हमारा ही सीएमए का ही पढ़ा रहा है, सीएमए का ही मॉड्यूल खोला है, ये नहीं कि सीए का खोल दिया या सीएस का, तो हम सही डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। समझ गए कुछ? तो भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ओपन चैलेंज है। आपको जो डाउट कभी भी आए टैक्सेशन के अंदर, घर पे कोई बात चल रही हो टैक्सेशन की, पूछो डैम क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। आ रही बात समझ में? क्योंकि आपको पूरा राइट है, आजादी है, भारत की संविधान ने दी है, मैं कैसे छीन सकता हूं। तो फुल आजादी है मेरी क्लास में, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वन HUF, पहला खत्म हो चुका है। सेकंड HUF फुल फॉर्म सभी को पता है, मतलब जिसको पता हो खड़े होके बताना है, जिसको पता हो मतलब, क्योंकि मुझे इतना पता है किसी को नहीं पता है, क्योंकि मैंने आज तक जितने बैच पढ़ाए हैं 15 सालों में, 15 सालों में बता रहा हूं आपको, किसी ने नहीं बताया इसका मतलब। बस हर आदमी यही कहता है, और जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बोलो इससे आपको क्या समझ में आया? एक ज्वाइंट फैमिली है, उसमें एक आदमी है, बड़ा आदमी है, उसको हमने कर्ता बोल दिया, एक हमारा फैमिली बिजनेस है। देखा जाए तो मतलब थोड़ी ना पता लगा कुछ भी। आज के बाद आपसे कोई भी पूछे कि HUF का क्या मतलब है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? हिंदुस्तान में, मेरे पीछे पीछे बोलना है, हिंदुस्तान में
सारे के सारे लोग HUF फैमिली के पार्ट हैं, इंक्लूडिंग सिख और जैन। एज पर हिंदू लॉ 3 लोग अपनी HUF नहीं बना सकते। नंबर 1 क्रिश्चियन, पारसी, मुस्लिम। तो क्या समझ में आया कि हिंदुस्तान में जितने लोग रह रहे हैं भाई, सबकी HUF है, सबकी। पर 3 लोग हैं जो अपनी HUF एज पर हिंदू लॉ नहीं बना सकते, क्रिश्चियन, पारसी और मुस्लिम। अब ये मत पूछना क्रिश्चियन कौन होता है, ये मत पूछना पारसी कौन होता है, ये मत पूछना मुस्लिम कौन होता है। एक धर्म है, हिंदू क्या है, हम सब अलग बात है। कोई जैन होगा, कोई गुप्ता जी होंगे, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, है तो हम सब क्या, हिंदू। कुछ बात समझ में आ रही है? सर ये तो पता लग गया कि हिंदुस्तान में सारे लोग क्या है, HUF है, HUF फैमिली के पार्ट हैं। सब पता लग गया कि सर हिंदुस्तान में जितने लोग रह रहे हैं सारे के सारे HUF फैमिली के क्या है, पार्ट हैं। चाहे वो सिख हो चाहे जैन हो, वो भी है। बस 3 लोग नहीं होंगे। ये तो हमें पता लग गया कि सारे के सारे लोग HUF फैमिली के पार्ट हैं। मतलब इसकी फैमिली वो भी HUF की पार्ट है, आपकी वो भी, मेरी भी, इनकी भी, उनकी भी, सबकी। हम सबकी फैमिली क्या है, HUF फैमिली का पार्ट है। ये तो हमें पता लग गया। बात ये आ रही है बनती कैसे ये HUF। इसके लिए एक लड़के को एक लड़की से क्या करनी होती है, मैरिज। मैरिज कैसे होती है, जब एक लड़का एक लड़की के साथ अग्नि के 7 फेरे लेगा, पवित्र अग्नि। हाँ, ये नहीं कि आपने वो सर्दियां है लो जी आग लगाते हैं फेरे ले लिए, तो पवित्र अग्नि होती है। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। एज पर हिंदू लॉ ये 3 काम अगर आप कर लें तो आप मैरिड हो गए। 2 विटनेस आपके, 2 उसके, कहानी खत्म। और जाके कोर्ट में रजिस्टर्ड करा लें, ढोल बजा के पीट के, वो मतलब किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? अब आपके सर ने, मैंने क्या किया, मैं मेल तो मैं किससे मैरिज करूंगा, फीमेल से। तो मैंने एक फीमेल से मैरिज कर ली। क्या मेरी मैरिज हो गई? नहीं हो गई? हो गई। जैसे ही आपकी मैरिज हो गई बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ समझते हो ना, जो अपने आप ही हो जाता है। जैसे हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते थे कि भैया प्राइस बढ़ा दोगे तो डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी, कुछ करने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो ये भी क्या है, ऑपरेशन ऑफ लॉ है कि जैसे ही आपने मैरिज की, मैरिज करते ही आप दोनों की क्या बन गई, HUF फैमिली। मैंने तो अभी आपको बस ये बताया था कि HUF फैमिली क्या, कौन किस किस की HUF फैमिली है। मैंने आपको ये बताया था कि HUF फैमिली का पार्ट कौन कौन है, सभी लोग हैं। बस 3 लोग छोड़ के बताए थे। तो ये भी HUF फैमिली के पार्ट थे, ये भी सब लोग, और मैं भी। अब मैं ये सिखा रहा हूं कि ये बनती कैसे है, यस नो। तो अब आप मीनिंग जान पा रहे हैं कि सर बनती कैसे है। तो मैंने क्या बोला, बनने के लिए क्या करना होता है, मैरिज करनी होती है। आप में से किसी ने कर रखी है? नहीं। तो इसका मतलब कि किसी और ने तो कर रखी है, पापा जी, मम्मी जी, और आप उनकी HUF फैमिली के मेंबर हैं। कुछ समझ में आ रहा है? तो भाई मैंने एक लड़की से मैरिज कर ली और मैरिज करते ही मेरी क्या बन गई, HUF फैमिली। अगर मैं आज चाहे तो HUF फैमिली के नाम से कोई भी बिजनेस कर सकता हूं। और जो इसके अंदर जो भी बाय बर्थ, चाहे मतलब डॉटर हो या वो सन हो, जो भी बाय बर्थ जन्म लेगा वो इसका मेंबर बन जाएगा। उस मेंबर को को पार्टनर बोलते हैं। वो भी ऑपरेशन ऑफ लॉ है, उसे कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करना। पार्टनरशिप में तो करना पड़ेगा। पार्टनरशिप में भैया इन दोनों को पार्टनर बनाना है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर से पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी। वो मना कर देंगे, बना के दिखा दे। बात समझ में आ रही है? पर यहां तो पैदा होते ही बच्चा आया दुनिया में, उसको खुद ही नहीं पता, वो HUF फैमिली का मेंबर बन गया वो बाय बर्थ। तो आज आप जिस HUF फैमिली के मेंबर हैं वो आपके फादर की है, जबकि उन्होंने रजिस्टर्ड नहीं करा रखी है। पर क्या वो कराना चाहें तो करा सकते हैं? यस। अब आप कहेंगे सर इससे बेनिफिट क्या होगा, तो मैं आज आपको लाख रुपए की बात बता देता हूं। आप कहेंगे सर लाख रुपए की बात कैसे, मैं अभी प्रूफ करके दिखा देता हूं आज।
करूं या नहीं करूं आपके सामने प्रूफ? ये केवल हमें बस किताबी पढ़ लेना है और कहानी खत्म कर देनी है, क्योंकि फिर वो उस दिन क्या होगा, डिग्री होगी आपके पास, स्टैंपिंग होगी, पर आपकी वैल्यू जीरो हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। क्या वो चाहते हो आप? फिर फायदा ही क्या है? अब सुन लो, लाख रुपए की बात आपको बता देता हूं। एक इंडिविजुअल है, मैं हूं, आप हैं, आपके फादर हैं, आपकी मम्मी है, सब लोग इंडिविजुअल हैं या नहीं है? क्या ये इंडिविजुअल लोग बिजनेस कर रहे हैं नहीं कर रहे? कर रहे हैं। क्या करोड़ों छाप रहे होंगे नहीं छाप रहे होंगे? हम तो बात ही करोड़ों लोगों की करेंगे भाई। जो बंदा करोड़ों कमा रहा होगा वही तो टैक्स की बात कर रहा होगा। एक आदमी कह रहा है जी मैं तो रेडी चला रहा हूं और जो भी है इतने ही पैसे कमा रहा हूं, मतलब बहुत कम पैसा कमा रहा हूं, मेरा गुजारा चल जाए, बच्चे खा लें, बस हो गए। पर जो लोग करोड़ों करोड़ों छाप रहे हैं, तो क्या एक इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा होगा? क्या वो बिजनेस करके करोड़ों पैसे अर्न कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? कर रहा होगा। 1 करोड़ के ऊपर उसे टैक्स देना पड़ रहा है। क्या ये इंडिविजुअल अपनी एचयूएफ बना सकता है? बना सकता है, लॉ में लिखा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मैरिड है। क्या आपके फादर आज अगर चाहें, आप में से किसी के भी फादर या किसी की भी मम्मी आज चाहे मुझे अपनी एचयूएफ बनानी है, तो क्या वो बना सकते हैं? यस। आ गई बात समझ में? तो वो बना सकते हैं। और एचयूएफ बनाते ही क्या हो जाएगा? सर ये इंडिविजुअल, ये जो इंडिविजुअल है ये अलग पर्सन है। यस और नो? इंडिविजुअल की जो कैटेगरी है पर्सन की वो अलग है, और एचयूएफ की पर्सन की कैटेगरी अलग है। क्या हमने 2 पर्सन बना दिए? नहीं बना दिए। और 2 पर्सन बनाने से आप समझ में आ गया होगा क्या होगा। अब हम 1 करोड़ को भी तोड़ देंगे, 50 इधर 50 इधर। पहले 1 करोड़ के ऊपर टैक्स निकाल रहे थे तो ज्यादा आ रहा था, हायर द इनकम हायर द टैक्स। पढ़ा ना हम लोगों ने, प्रोग्रेसिव इन नेचर। अब क्या हो गया? इनकम कम हो गई। कितनी कम कर दिया आपने? 50 लाख। अच्छा, अल्टीमेटली तो आप ही के पास रहे, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, पर आप अपना प्लानिंग कर गए, टैक्स बचा गए। और आपको माय डियर बता दूं, 50 लाख पे जो टैक्स है वो 27,30,000 रुपए तक का है। 27,30,000 रुपए रफली स्पीकिंग अभी, क्योंकि अभी मैं आपको कैलकुलेट करना नहीं सिखा रहा। और 1 करोड़ का टैक्स बनेगा 1 करोड़ का जो टैक्स बनेगा, क्योंकि मैं आपको सिंपल अगर कैलकुलेशन 1 मिनट लेके चलूं, 10 लाख का 1,12,500, 90 लाख का 30%, नहीं 1 करोड़ का बनेगा 28 लाख के आसपास, और 50 लाख का बनेगा, 50 लाख का थोड़ा गलत बता दिया, 1,12,540, 12, 13 लाख। दोबारा रिपीट कर देता हूं, दोबारा लिख देता हूं यहां पे एक चीज। 50 लाख पे जो टैक्स बन रहा है वो 13 लाख के आसपास, और 1 करोड़ पे जो टैक्स बन रहा है वो 28 लाख के आसपास। कितना टैक्स बचा गए? हाँ, कितना टैक्स बचा गए? कह रहा 2 लाख। अब ये 28 लाख है, ये 13 लाख है, कितना? हाँ, ये 1 करोड़ की इनकम है, और ये इनकम कितनी है? 50 लाख की। ये 50 लाख की इनकम है। 50 लाख पे कितना टैक्स आता है? 13 लाख रुपए के आसपास। ये अप्रॉक्स है अभी सब, हाँ, क्योंकि अभी हमें कैलकुलेशन आती नहीं है, तो मैं बिल्कुल एग्जैक्टली आपको नहीं बता रहा अभी। और 1 करोड़ पे कितना आता है? 28 लाख के आसपास। कितना टैक्स बचा गए? बोलो आप, कितना बचा गए? 15 लाख। अगर मैंने बोला था लाखों रुपए की बात बताऊंगा, अगर किसी का 15 लाख का टैक्स बचाओगे, 1 लाख रुपए की कंसल्टेंसी नहीं देगा तुम्हें? हंस के देगा, हंस के। ले भाई ले, 1 क्या 2 ले ले, 3 ले तू, मेरे फिर भी 12 मेरे पास है, वरना सरकार के पास पड़े होते, और सरकार के पास पड़े होते तो मुझे बड़ा दुख हो रहा होता। सच्चाई यही है, और क्या। कल तुम्हारी 1 करोड़ की अगर जॉब लग गई और तुम्हें 28 लाख रुपए टैक्स देना पड़ा, तो तुम तो लुट जाओगे और बर्बाद हो जाओगे, रातों की नींद चली जाएगी तुम्हारी। और किसने ले ली तुम्हारी नींद? सरकार ने, टैक्स ने। समझे कि नहीं समझे? आज लाख रुपए की बात सीख के चले गए। तुम्हें फीस कुछ भी दियो यहाँ पे, तुम्हें इतना सिखा दूंगा कि तुम कहोगे कि सर हमें तो लग रहा है कि बस अब कुछ प्रैक्टिकल भी और सीख जाए तो पैसे ही कमाना स्टार्ट, हम भी छापने लग जाएं। तो अगर आपको वो काम भी करना हो तो बता देना, पर पहले एक बार थ्योरी तो सीखनी पड़ेगी ना। बिना थ्योरी सीखे प्रैक्टिकल, तो फिर तो अनाड़ी खिलाड़ी बनेगा अक्षय कुमार। आ गई बात समझ में? वो हमें बनना ही नहीं है, वो हमें बनना ही नहीं है। शुभम गिल बनना है तो देख लो, ठीक है भाई। ऐसी चीजें अच्छी लगी या नहीं लगी आप लोगों को? मजा आया?
बोलो एक बार मजा आया तो, बोलो मजा आया सर। ठीक है, आगे दिखाते हैं आपको। तो आज के बाद कोई पूछेगा, और आज से पहले भी आपने एचयूएफ पढ़ा था, पर आपको इस तरीके से किसी ने बताया नहीं एचयूएफ का रियल मीनिंग। तो आज के बाद कोई पूछेगा कि एचयूएफ क्या होती है, तो क्या बोलोगे? हिंदुस्तान में सारे के सारे लोग एचयूएफ फैमिली के पार्ट है। सर चाहे आप हो, सर चाहे मैं हूं, सर चाहे बाहर वाला, सबकी सर एचयूएफ फैमिली है, चाहे वो सिख हो जैन हो। सर अगर वो मुस्लिम है तो एज पर हिंदू लॉ नहीं, क्रिश्चियन पारसी नहीं, अपने मुस्लिम एक्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, अपने मुस्लिम एक्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हिंदू लॉ के लिए मना किया कि एज पर हिंदू लॉ नहीं बना पाएंगे। और देखो ये आपकी बुक के अंदर ही लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे? इंक्लूडिंग सिख और जैन। तो बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है जी, बस इतना ही पढ़ना था इसके अंदर, एचयूएफ के अंदर। बाकी मैंने बता दिए, जो भी इसके मेंबर होते हैं उस मेंबर को हम को पार्टनर बोलते हैं। कहीं पे लिखा तो नहीं है यहाँ पे को पार्टनर? ठीक है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ, पर आपको पता लग गया। और आज की डेट में क्या है कि वो डॉटर मैरिड हो जाएगी तो भी इसकी क्या रहेगी? मेंबर रहेगी, को पार्टनर रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2005 में या 8 में ही उन्होंने सुना दी थी। आगे बात में 2008 के आसपास सुप्रीम, अब लड़की जो है मैरिज भी हो जाती है तो भी वो अपनी जो उसकी एचयूएफ की फैमिली है उसकी मेंबर रहेगी। तो कल अगर पार्टीशन होता है इसकी प्रॉपर्टी का, तो भाई को बड़ा गुस्सा आने वाला है कि बहन का भी हिस्सा इसमें आ गया है। ठीक है ना? वैसे तो उसे रक्षाबंधन के दिन भी गुस्सा आता है कि बड़े पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि मम्मी बोलती है अब तो नौकरी करने लग गया है, कल हुए अब तो दे दे कम से कम, पहले तो हमसे लेके देने पड़ते थे, और एक ही तो बहन है तेरी। ठीक है, आ गई बात समझ में? किस किस की सिस्टर है? ठीक है, बड़ी छोटी? ठीक है, तो मतलब तुम्हें क्या लगता है, छोटी सिस्टर ठीक है या बड़ी ठीक है ना? ये बात देखो, दिल की बात बोली आज लड़के ने, बिल्कुल सही। अब जब छोटी नहीं सुनती तो बड़ी होती तो इसकी तो ऐसी कम तैसी कर देती। आ गई बात समझ में? सुबह झाड़ू लेके मारती, शाम को आता फिर झाड़ू लेके खड़ी हो जाती। ठीक है, कि गलत काम तू करता है, बदनाम मुझे होना पड़ता है, ये कहानी है। आ गई बात समझ में? एक केस में क्या था, आपने देखा होगा, ये बहुत वीडियो वायरल होती है, लड़कियों को क्या लड़कों को भी ज्यादा हंसी आएगी, बहन तो इतनी बड़ी है, मतलब 16 साल की या 20 साल की, और भाई अभी 4+ का है, और रक्षाबंधन है ना? वो बताते हैं ना, मतलब कि बहना मतलब भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, तो वो भाई क्या मतलब, समझ गए ना आप? ये कहानी, बहन बेटा 20 साल की हो गई, लड़कियों को समझ में नहीं आया क्या? ये कह रहे हैं इनको समझ में नहीं आया। इनको क्यों आएगा समझ में? इनका ध्यान तो पैसे लेने में होता है। कहानी ये है ना? सही बात है, दिल की बात है ये। चलो छोड़ो, इसलिए नहीं आया बेटा। यहां तो क्या होता है, चाचा ताऊ सब, उस दिन तो भाई किसी को छोड़ना ही नहीं है, जो नहीं भी है ना भाई तू भी आ इधर, तुझे भी राखी बांधेंगे और निकाल। ठीक है, वो हक है भाई, इनका राइट है, देना पड़ेगा आपको। तीसरा आ जाओ जी, तीसरा कंपनी में आ जाओ। कंपनी बताओगे मुझे, कंपनी क्या है? नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन है ये सभी को पता है, कैसे बताओगे? एप्पल कंपनी है, अमेजॉन कंपनी है, गूगल कंपनी है, रिलायंस, यस, अडानी ग्रुप कंपनी है भाई, 5-6 कंपनी अडानी ग्रुप में, टाटा कंपनी है। हाँ, एप्पल को क्यों नहीं कह रहे? एप्पल भी तो कंपनी है, पर यूएसए की है। ठीक है, अमेजॉन ये सब बाहर की कंपनी है, गूगल ये सब बाहर की है, नेटफ्लिक्स, ओहो इसको कैसे भूल सकते हो, इतनी सीरीज देख ली आपने। आगे बात में, ये सब बाहर की कंपनी है, पर हम उन्हें कंपनी नहीं बोलते, फिर हम क्या बोलते हैं उनको? हम क्या बोलते हैं उनको? पर आए हो तुम, फॉरेन कंपनी, एमएनसी। हाँ जी, फॉरेन कंपनी नहीं बोलते। फॉरेन कंपनी किसको बोलते हैं फिर?
हमने कहा कंपनी कौन, जो हमारी इंडियन, पहले में ही लिख दिया, देख लो, इंडियन, इंडियन कंपनी होगी, इंडियन कंपनी होगी। इंडियन कंपनी का मतलब पता है क्या है, जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। कंपनीज एक्ट कौन सा है, 2013। 13 क्या होगा, कालिया, या प्रीवियस कंपनी लॉ, जो प्रीवियस आपका कंपनी लॉ चल रहा था। तो कंपनी कौन है, इंडियन कंपनी है। और इंडियन कंपनी कौन है, जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। कौन सा कंपनीज एक्ट, सर 2013। क्या 2013 से भी पहले कंपनीज एक्ट था, यस, या वहां पे रजिस्टर। अब टाटा स्टील वो तो बहुत पहले की रजिस्टर्ड है, वो तो 1956 से भी पहले की है, आजादी से भी पहले की है। बात समझ में आ रही है, बस वो हमारे घर पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो हम उसे अपने इंडिया की कंपनी मान लेते हैं। कल एप्पल वाला हमारे कंपनीज एक्ट में अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कर देता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कंपनी बोलेंगे। अभी इसलिए नहीं बोल पा रहे, अभी उसे हम पता है क्या बोलते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट मींस अ कंपनी विच इज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, या तो वो इंडिया में या इंडिया के बाहर है। तो जितनी भी कंपनी, चाहे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कोने में इंडिया के बाहर, वो सब हमारे लिए बॉडी कॉर्पोरेट है। और फॉरेन कंपनी कौन सी है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, रजिस्टर्ड बाहर है बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। आईसीआईसीआई बैंक, इट इज अ फॉरेन कंपनी। आपने अगर कभी ध्यान से देखा हो आईसीआईसीआई बैंक और उसके बाद ना लिमिटेड लिखा हुआ है, कभी देखना ध्यान से, उसके बाद लिमिटेड भी लिखा है इसमें, और ये कहां का बैंक है, बाहर का। आ गई बात समझ में। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे इंडियन कंपनी भी आ गई, बॉडी कॉर्पोरेट भी आ गए, फॉरेन कंपनी भी आ गई। फॉरेन कंपनी भी लिखना हो तो अलग से लिख लेना, फॉरेन कंपनी भी आ गई। और फॉरेन कंपनी का मतलब मैंने बता दिया, फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। उसका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, इंडिया में। समझ में आया नहीं आया। कंपनी किसको बोलोगे, जो इंडियन कंपनी है। इंडियन कंपनी कौन है, सर जो हमारे कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो। अबे कौन सा कंपनीज एक्ट, सर 2013 वाला। अरे सर टाटा की कंपनी, वो तो पहले से है। अबे कोई सा भी कंपनीज एक्ट, चाहे वो 2013 वाला हो या उससे पहले वाले हो, बस उसने कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा रखा हो, कहानी खत्म। और एक आरओसी नाम की अथॉरिटी आपने सुनी होगी, जो ठप्पा मार के देती है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नाम सुना है आरओसी का, तो सुनोगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है ना। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरओसी को, जैसे हमारा पासपोर्ट है तो पासपोर्ट की कोई अथॉरिटी होगी, वोटर आईडी है उसकी कोई अथॉरिटी होगी, ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी अथॉरिटी होगी। तो भैया हम कह रहे हैं कि रिलायंस कंपनी है, तो किसी ने सर्टिफिकेट तो दिया होगा, है ना। सरकार का कोई तो बंदा होगा जो सर्टिफिकेट दे रहा होगा इनको। फिर तो ऐसे हम ही निकाल दे, ए तेरे को किसी को कंपनी बनानी, आ जाओ मेरे पास, मैं बना देता हूं कंपनी, साइन करूंगा तुम्हारी कंपनी बन जाएगी। लो इतनी पावर है तुम्हारे पास। तो कंपनी में बताओ कौन कौन आएगा, इंडियन कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, जितनी भी बाहर है। अच्छा अमेरिका वाले हमें क्या कहते होंगे, हमारी रिलायंस को क्या कहते होंगे, बॉडी कॉर्पोरेट, समझ गए। और जितनी भी कंपनी बाहर रजिस्टर्ड है और उनका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, इंडिया, 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 उसको फॉरेन कंपनी। अगर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, वेरी गुड, वेरी, बहुत बढ़िया। तो 3 लोग हमने यहां पे कवर कर दिए, 3 लोग हमने यहां पे कवर कर दिए। बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंडियन कंपनी मैंने आपको बता दिया, डोमेस्टिक वही लिखा हुआ है। ये आप सब लॉ के अंदर देखो, इसमें फॉरेन कंपनी भी लिखा हुआ है। और लिखना है आपको, गवर्नमेंट कंपनी लिख लो। क्या गवर्नमेंट कंपनी आ जाएगी इसमें, गवर्नमेंट कंपनी आ जाएगी, यस लिख लो। पहला लिखा था क्या, इंडियन कंपनी। दूसरा क्या लिखा था, बॉडी कॉर्पोरेट। तीसरा क्या लिखा, फॉरेन कंपनी। चौथा क्या, गवर्नमेंट कंपनी। अब आप देख रहे हो किताब में किस तरीके से लिखा है, मैं सिंप्लीफाइड करा रहा हूं उसको। तो पढ़ना कैसे है, सिंप्लीफाइड ही। अब ये नहीं कि घर जाके ये सारा पढ़ने लग गए, अरे यार कंपनी तो समझ में ही नहीं आ रहा। अबे तू पागल है, तेरे को नोट्स किस लिए बनवाए क्लास में। अगर तुझे इतनी सिरदर्दी करनी है तो फिर तू कोचिंग मत लगा, सच्चाई बता रहा हूं। अपना वहां बैठ, अपना करता रहे जो तेरे को करना है, और स्कैन करता रहे, गूगल करता रहे, कभी गूगल लेंस, कभी ये कभी वो, ऐसे ही करके पढ़ता है। अब बाद में पता लगा कचड़ा हो गया मेरा, डेले भर का मेरे को आता नहीं कुछ। मेरे को तो यही नहीं पता लगा एचयूएफ क्या होती है। आगे बात में राजेश सर से क्लास नहीं ली ना,
क्लास लेता तो पता होता है HUF क्या होती है। वो मूवी नहीं देखी थी दीपिका की, तुम क्या जानो एक चुटकी भर सिंदूर की, मुझसे क्लास ले लेती दीपिका, मैं बता देता। आ गई बात समझ में? और क्या भाई, HUF बना देगी, एक चुटकी भर सिंदूर HUF बना देगी, सिंदूर लगाओ HUF बनाओ। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रही बात? ये लेक्चर ऐसे ही प्रिपेयर नहीं होता है, ये मसाला ऐसे ही नहीं बनता है, आप समझ गए होंगे। आपने एक देखा भी होगा कि अभी एक फिजिक्स वाला बहुत वो ज्यादा वो हो गया, तो वो उसके ऊपर एक सीरीज भी बनी है ना, वो टीचर पढ़ाने जाता है, वो तो बड़ा बच्चा उसको वो कर देते हैं ये वो। अरे बच्चों को मसाला भी चाहिए, पढ़ाई तो चाहिए बच्चों को, ये नहीं कि टीचर आए जी मेरे पास 10 डिग्री है और इंग्लिश की हिंदी करके पढ़ा दिया और चला गया और बच्चा खुश। बच्चे को चीज को समझना है और आप उसकी लाइफ से कनेक्ट करके समझा दोगे, जल्दी समझेगा। बातें पता नहीं कौन सी कर दोगे, उसको समझ में ही नहीं आएगा क्या बातें कर रहा है। कुछ समझ में आया? कैसा लगा आपको तरीका? बहुत अच्छा लगा, ठीक, थैंक यू। बहुत मेहनत लगती है बेटा। अंडर सेक्शन 8 कंपनी, 8 समझते ही हो ना, वो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लिख लेना यहाँ सलमान खान, बीइंग ह्यूमन, है ना भाई, यहाँ पे बना देना सलमान खान किसी का हो तो ये सेक्शन 8 वाली कंपनी आती है। क्या म्यूचुअल फंड, बेनिफिट, फाइनेंस कंपनी भी आएंगी इसमें? यस। क्या लिस्टेड? लिस्टेड तो आप समझते ही हो, जो स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनीज लिस्टेड है, उसका बेनिफिट क्या होता है? जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, शेयर वेयर खरीदो उन कंपनी के, और उन कंपनी को क्या बेनिफिट होता है कि पब्लिक 20-20 हजार करोड़ दे देती है। पेटीएम को 18,300 करोड़ मिल गया। आप और हम तो क्या, ये हम पूरा लक्ष्मीनगर भी इकट्ठा कर लेंगे तो हम लोग नहीं कमा पाएंगे 18,300 करोड़। ये पूरे हिंदुस्तान ने पेटीएम को दिया है, तो कंपनी को पैसा मिल गया ना, यही लिस्टेड कंपनी का बेनिफिट होता है। ये टॉपर्स क्या बना रखी है? प्राइवेट लिमिटेड। आने वाले टाइम पे इसको सर क्या कर सकते हैं? पब्लिक बना ले, और पब्लिक बनाने के बाद पब्लिक इशू लिया है, जनता से पैसा ले ले भाई साहब। और अगर ये यहाँ 20,000 करोड़ उठा लेंगे तो फिर तो भाई साहब पता नहीं क्या ही हो जाएगा। क्योंकि वो फिजिक्स वाला के पास तो इतना सही आया है 625 करोड़, तो उसने इतना कुछ कर दिया है। ले भाई, हर चीज फील्ड में पैसा ही तो भाई, सबसे मेन चीज तो पैसा ही है ना। एक बार पैसा आ जाए, बस एक बार पैसा आ जाए, सारे काम होने लग जाएंगे। आप देखते होंगे कुछ, जैसे हमारी मिडिल क्लास फैमिली होती है, थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही हो, तो क्या है, घर पे वो लोग परेशान रहते हैं, ये नहीं वो नहीं, ये वो, पागल होते रहते हैं। पर अगर सोचो कि उसी फैमिली के अंदर वो लड़की प्रोफेशनल कोर्स करके कुछ बन जाए और पैसा आने लग जाए, और फिर उनका घर शिफ्ट हो जाता है। सुना होगा जैसे सहवाग का शिफ्ट हो गया था, इसका शिफ्ट हो गया। और सुना भी होगा आपने कि लोगों ने प्रोफेशनल कोर्स करके बहुत पैसे कमाए हैं। पहले गरीब थे लोग। तो एक पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपको आगे लेके जा सकती है, बहुत आगे, सोच ही नहीं सकते आप। और ये पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। आ जाए मुकेश अंबानी छीन ले, नहीं छीन सकता। जितना मर्जी चाहे पैसा दे दे तो भी नहीं छीन पाएगा, कुछ भी कर ले तो भी नहीं छीन पाएगा, क्योंकि ये खुदा ने दिया, ऊपर भगवान ने, कैसे छीन लेगा कोई। तो ये खुद बनाना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, रातें काली करनी है। बस ये सुबह शाम बोलते चलो, हो जाएगा तुम्हारा काम। यही गुरु मंत्र है आज की क्लास का। कोऑपरेटिव सोसाइटी अमूल लिख लेना, अमूल सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। सब लोगों को बोला अपनी गाय भैंसे लाओ, दूध लाओ, और हम तुम्हारी गाय भैंसों का क्या है, इंश्योरेंस करेंगे। तुम्हारी गाय मर गई, भैंस मर गई, कोई रोना नहीं है, कोई मातम नहीं बनाना, हम सीधे गाय भैंस ही दे देंगे तुम्हें लाके, क्योंकि उसका इंश्योरेंस कर रखा है भैंस का। और इन बेचारों के पास एक भैंस, किसी के पास 2, किसी के पास 4, क्या ही कर लेंगे, क्या ही कमा लेंगे। अरे अमूल में आओ, यहां लेके तो आओ दूध, तुम्हारा 1 लीटर हमारा 4 लीटर बन जाएगा। और क्या, यहां तो ऐसा ही है ना, मैंसरिया ना बने, अदरवाइज ना ले। कोऑपरेटिव मैंसरिया होता है गिल्टी इन माइंड, गिल्टी इन इंटेंशन। मैंस MENS रिया, इसको बोलते हैं गिल्टी इन माइंड। गिल्टी लॉ की लैंग्वेज है कि लड़के का CMA का रिजल्ट आ गया, इंटर का, बोथ ग्रुप पास, रैंक, और वो पेप्सी की बोतल पी रहा है ना, बताया था मैंने, और बेचारा गिर भी रहा है बार बार। तो आंटी जी को शक है, गलत शक है उसके ऊपर, बेटा पेप्सी पी रहा है, अब पेप्सी का स्टिकर निकल गया तो क्या करे, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको समझ में आया? बाकी कोई भी कौन बता दे? CBDT। CBDT कहते हैं ये कंपनी है,
कंपनी मान ली है उसको, मानना पड़ेगा। कौन कह रहा है? सीबीडीटी कह रहा है भाई। कल सीएमए इंस्टीट्यूट ने बोल दिया कि न्यू सिलेबस देना है तो देना है तो देना है तो देना पड़ेगा। किसी को ज्यादा कुछ हो गया है तो बैठ जाए अनशन में, फिर लाल पीला नीला होके आ जाए घर वापस, और क्या, कुछ थोड़ी ना कर लेगा। उसके लिए तो बहुत कुछ डंडे खाने पड़ते हैं तब जाके कुछ हो पाता है, उतने तक तुम रहोगे नहीं। खत्म, कंपनी खत्म। चलो कंपनी बताओ, कंपनी में बहुत बड़ा था, कंपनी बताओ। नंबर 1 इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी कौन होती है? जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो, फिर चाहे वो 2013 वाला हो या पहले वाला हो। दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट। तीसरा फॉरेन कंपनी। चौथा गवर्नमेंट कंपनी। पांचवा एनपीओ बोल लो, सेक्शन 8 बोल लो। 5 हो गए। 6 म्यूचुअल फंड बेनिफिट फाइनेंस कंपनी। जितनी भी म्यूचुअल फंड की कंपनियां सुनते हो कि म्यूचुअल फंड का काम करती है, वो हमारे लिए कंपनी है। लिस्टेड कंपनी जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अमूल, और लास्ट की तो जरूरत ही नहीं, एनी अदर जो भी प्रिस्क्राइब कर दे सीबीडीटी, उसको भी कंपनी मान लिया जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भैया कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्या है बताओ? कंपनी है। एग्जाम में आएगा लिस्टेड कंपनी है कोई स्टॉक मार्केट में, बताओ कौन सी कैटेगरी है? इंडिविजुअल है, कंपनी है, एओपी है, क्या है? कंपनी। बता दो। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, टाइम हो गया, मेरे को तो पता ही नहीं लगा, और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से। तो एक बार दोबारा चाहेंगे, अब आप मेरे लिए क्लैपिंग करेंगे कि इतना अच्छा लेक्चर मैंने आपको दिया। थैंक यू। ये भी कह रहे हैं मजा आ गया यहाँ, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे अहेड। और कॉपी मेंटेन करेंगे, मंडे को कॉपी चेक करूंगा, ठीक है? और जो बच्चे अभी आए हैं प्लीज आप मेरा नंबर ले लें और मुझे व्हाट्सएप करना, फिर मैं आपको कुछ चीजें उसके अंदर शेयर करूंगा। आपको मैं अपना नंबर दे देता हूं, कहां चला गया? इसी में लिख देता हूं, 9560005440। राजेश नेगी। थैंक यू जी, थैंक यू। ऑनलाइन वाले सारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सीए का रिजल्ट नहीं आया?